हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। आज के इस वीडियो सेशन में हम नवंबर फर्स्ट वीक के सभी करंट अफेयर्स एक साथ कवर करने वाले हैं। जो एस्पिरेंट्स हमारे डेली करंट अफेयर्स नहीं देख पाते हैं वो इस वीडियो के थ्रू अपने नवंबर फर्स्ट वीक के सभी करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें। कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही आपको बता दें, यदि आप हमारा पीडीएफ कोर्स लेते हैं तो इसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके की पीडीएफ्स भी प्रोवाइड कराई जाती हैं, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। भारत में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन है आपके सामने 2014, 2015, 2016 या फिर 2011। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेशनल यूनिटी डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन 31 अक्टूबर। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2014। आप सभी जानते हैं सरदार पटेल की बर्थ एनिवर्सरी को हम नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाते हैं और इस बार 2021 में हम 146th बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं सरदार पटेल की। इनको भारत के पॉलिटिकल इंटीग्रेशन के लिए जाना जाता है। आपको जानना चाहिए ये भारत के फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और होम मिनिस्टर रहे ये इंडिपेंडेंट इंडिया के। साथ ही इनको साल 1991 में 1991 में भारत रत्न भी दिया गया था। आपको जानना चाहिए अलग अलग नाम से इनको जाना जाता है। आयरन मैन ऑफ इंडिया इनको कहते हैं, पेट्रोल सेंट ऑफ इंडिया सिविल सर्वेंट्स इनको बोलते हैं, यूनिफायर ऑफ इंडिया बोलते हैं, साथ ही द बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी इनको बोला जाता है। आपको जानना चाहिए स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू है, ये भी इन्हीं को समर्पित किया गया है 31 अक्टूबर 2018 को। इसकी हाइट 182 मीटर्स है। ये सभी फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान किस राज्य में खोला गया है? गोवा, केरल, उत्तराखंड या फिर मध्य प्रदेश? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो इंडियाज लार्जेस्ट एरोमेटिक गार्डन ओपन्ड इन उत्तराखंड। तो देखिए, जो उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है इसने भारत का बिगेस्ट एरोमेटिक गार्डन खोला है। कहाँ पर? लाल कुआं, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आता है ये, यहाँ पर इन्होंने खोला है। तो 3 एकड़ में है और 140 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एरोमेटिक स्पीसीज यहाँ पर लगाई गई हैं। आपको जानना चाहिए उत्तराखंड के गवर्नर हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, रिटायर्ड हैं ये। चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी और 2 कैपिटल हैं, देहरादून है विंटर कैपिटल और गैरसैंण है समर कैपिटल। साथ ही अगर हम हाल ही के करंट अफेयर्स की बात करें जो इसी तरह के हैं, इंडिया का फर्स्ट टाइप के जो करंट अफेयर्स हैं, तो ये हमने अपनी पीडीएफ में से लिया है ये स्क्रीनशॉट। तो देखिए, इंडिया का फर्स्ट क्रिप्टोगैमिक गार्डन ये भी उत्तराखंड में खोला गया है, देहरादून में। उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डेवलप्स इंडियाज फर्स्ट लाइकन पार्क इन कुमाऊं। तो इंडिया का फर्स्ट लाइकन पार्क भी उत्तराखंड में ओपन हुआ है। इंडियाज फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क ये भी उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुआ है। इंडियाज हाईएस्ट हर्बल पार्क ये भी उत्तराखंड में ही ओपन हुआ है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, इनको नोट डाउन जरूर करिएगा। डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स टीम ने संयुक्त रूप से स्वदेशी रूप से विकसित लॉन्ग रेंज बम का परीक्षण किया, जिसे किसके द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है? ऑप्शन है BEML लिमिटेड, रिसर्च सेंटर इमारत, भारत डायनामिक्स लिमिटेड या फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। सही आंसर है ऑप्शन बी। DRDO and IAF team jointly flight tested indigenously developed long range bomb which is designed and developed by Research Center इमारत। तो देखिए, इंडियन एयरफोर्स और DRDO इन दोनों की टीम ने मिलकर इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड लॉन्ग रेंज बॉम्ब जो है उड़ीसा के बालासोर में टेस्ट किया है। आपको बता दें, इसको डिज़ाइन एंड डेवलप किया है रिसर्च सेंटर इमारत, जो कि DRDO की लेबोरेटरी है हैदराबाद में। भारत बागवानी का कौन सा सबसे बड़ा उत्पादक देश है? यानी कौन से नंबर का है? 5th है, 3rd है, 4th है या फिर 2nd है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो इंडिया इज द 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन द वर्ल्ड। देखिए, जानेंगे क्यों ये क्वेश्चन लिया गया है। तो जो हमारी यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर हैं नरेंद्र सिंह तोमर, तो इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इसको ऑर्गेनाइज किया है और ये इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फाओ के साथ मिलकर। आपको बता दें कि साल 2021 इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के रूप में मनाया जा रहा है।
तो इस कॉन्फ्रेंस का थीम रहा है अवेयरनेस अबाउट द न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर बैलेंस्ड एंड हेल्दी डाइट एंड लाइफ स्टाइल। तो इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान जो यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने कहा कि भारत जो है वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हॉर्टिकल्चर का, और लगभग वर्ल्ड के 12% जो फ्रूट्स हैं वेजिटेबल्स हैं ये भारत प्रोड्यूस करता है। हॉर्टिकल्चर मतलब कि जो है वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और जो हर्ब्स होती हैं, औषधि होती हैं, फ्लावर्स, इन सभी का प्रोडक्शन ही आते हैं हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत। भारत और कौन सा देश प्राकृतिक गैस क्षेत्र और हरित हाइड्रोजन में सहयोग करने के लिए सहमत हुए हैं? यूएस, इटली, फ्रांस या फिर जर्मनी? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडिया एंड इटली हैव एग्रीड टू कोलैबोरेट इन द नेचुरल गैस सेक्टर एंड ग्रीन हाइड्रोजन। तो देखिए, इंडिया और इटली इन दोनों ने ही ग्रीन हाइड्रोजन और नेचुरल गैस सेक्टर में पार्टनरशिप करने की सहमति जताई है। आपको जानना चाहिए। इटली के प्रेसिडेंट है सर्जियो मैटेरेला, प्राइम मिनिस्टर है मारियो ड्रागी और कैपिटल है रोम। करेंसी है यूरो। स्वदेश निर्मित भारतीय तटरक्षक पोत सार्थक को कमीशन और राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह किस जगह में स्थित रहेगा ये आपको बताना है, यानी कि कहाँ पर ये बेस्ड रहेगा। ऑप्शन है हजीरा, कांदला, पोर्ट ब्लेयर या फिर पोरबंदर। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, द इंडिजिनसली बिल्ट इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सार्थक वॉज कमीशनड एंड डेडिकेटेड टू द नेशन। इट विल बी बेस्ड एट पोरबंदर, गुजरात। तो देखिए, जो इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल हैं के नटराजन, तो इनके द्वारा इंडिजिनसली बिल्ट इंडियन कोस्ट गार्ड शिप जिसका नाम सार्थक है, इसको कमीशन किया गया है गोवा में। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सार्थक क्या है, व्हाट इज़ सार्थक। ऑप्शंस आ जाते हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है, या फिर मिसाइल है, या फिर एस्टेरॉयड है कोई, या फिर सैटेलाइट है। इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये भी आप याद रखिए कि क्या चीज़ है ये। आपको बता दें ये कहाँ पर स्थित रहेगा, पोरबंदर, गुजरात में ये स्थित रहेगा। देखिए, जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है, ये जो है 5 जो है पेट्रोल वेसल्स बना रही है, ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स बना रही है, और ये जो है इस सीरीज़ का 4th पेट्रोल वेसल है, यानी कि जो पेट्रोलिंग करते हैं ना, तो ये है सार्थक। इस तरह से पूछा जा सकता है कि सार्थक, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप जो सार्थक है, ये किसके द्वारा बनाया गया है, बिल्ड किया गया है, तो आंसर होगा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। तो अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद यानी EAC पीएम के अध्यक्ष कौन है? विवेक देबरॉय, राकेश मोहन, पूनम गुप्ता या फिर अमिताभ कांत? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो विवेक देबरॉय इज द चेयरमैन ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, EAC पीएम। देखिए क्यों ये क्वेश्चन लिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकॉन्स्टिट्यूट की है, यानी फिर से इसको बनाया है, जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर है। तो इसमें 7 मिनिस्टर हैं, 7 मेंबर है, माफ़ कीजिएगा। तो इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है, अब 2 साल के लिए इसको फिर से बनाया गया है। आपको बता दें विवेक देबरॉय जो है इसके चेयरमैन बनाए गए हैं। तो जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर है, नाम से ही पता चल रहा है कि जो इकोनॉमिक इश्यूज़ होते हैं तो उन पर अपनी राय देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। विवेक देबरॉय चेयरमैन है। इनके अलावा 6 मेंबर भी देख लेते हैं, राकेश मोहन, पूनम गुप्ता, TT राम मोहन, साजिद चेनॉय, नीलकंठ मिश्रा और नीलेश शाह। आपको जानना चाहिए जो EAC PM है ये इंडिपेंडेंट बॉडी है जो गवर्नमेंट को एडवाइस करती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। साल 2017 में इसको बनाया गया था 2 साल के लिए, और इसने किसको रिप्लेस किया था? PMEAC को इसने रिप्लेस किया गया था। आपको बता दें जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तब ये PMEAC नाम से संस्था थी इसी तरह की, और इसके जो चेयरपर्सन थे ये फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर C रंगराजन थे। तो बस आगे पीछे कर दिया, EAC अब पहले कर दिया है, PM बाद में हो गया है। यहाँ पर PM पहले था, EAC बाद में है। व्यापक साइबर सुरक्षा जागरूकता पैदा करने के लिए किस बैंक ने सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी CDEC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन C। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हैज साइंड MOU विद सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग टू क्रिएट कॉम्प्रहेंसिव साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस। तो देखिए कस्टमर्स में साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस और एजुकेशन जो है फैलाने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी CDEC हैदराबाद के साथ एक MOU साइन किया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। CEO हैं राजकिरण राय जी। टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विद। जर्मन बुक ट्रेड 2021 का शांति पुरस्कार किस देश की सित्सी डोंगरेम्बा
को मिला है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो जिम्बाब्वेज सित्सी डांगरेम्बा रिसीव्ड पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड 2021। तो देखिए कंट्री पूछी जाती है, याद रखेंगे, कोई भी ऑथर हो, कोई भी पुरस्कार मिला हो तो किस कंट्री के हैं वो ये आपको जानना चाहिए। किसी भी एजेंसी के कोई हेड बने हो तो उनकी कंट्री भी आपको साथ में जानना चाहिए। तो जिम्बाब्वे की ऑथर एंड फिल्म मेकर हैं सित्सी डांगरेम्बा। तो इनको दिया गया है जर्मन बुक ट्रेड पीस प्राइज 2021 क्योंकि इन्होंने अपने देश में जो है वायलेंस के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है और वर्ल्ड में भी जो वायलेंस वगैरह फैल रहा है उसके बारे में भी इन्होंने काफ़ी विस्तृत अपनी टिप्पणियाँ की हुई है। आपको बता दें फर्स्ट ब्लैक वुमन बन गई हैं जिन्होंने जर्मन पीस प्राइज़ जीता है। साथ ही आपको बता दें 2021 का पैन पिंटर प्राइज भी इन्हीं को मिला था। निम्नलिखित में से किसने मॉरिशस स्थित पैन अफ्रीकी एक्सचेंज एफ्रीनेक्स पर अपने $1 बिलियन के 10 वर्षीय बॉन्ड को सूचीबद्ध किया है? SBI, PNB, UBI फिर एक्सिम बैंक? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो एक्सिम बैंक हैज लिस्टेड इट्स $1 बिलियन 10-year बॉन्ड ऑन द मॉरिशस बेस्ड पैन अफ्रीकन एक्सचेंज एफ्रीनेक्स। तो देखिए आपको जानना चाहिए कि मॉरिशस में स्थित एक एफ्रीनेक्स, तो यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया यानी एक्सिम बैंक ने अपना $1 बिलियन का एक 10 साल का बॉन्ड लिस्ट किया है, सूचीबद्ध किया है। आपको बता दें एफ्रीनेक्स ये गवर्नमेंट ऑफ मॉरिशस का एक इनिशिएटिव है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। बाकी आपको जानना चाहिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर हर्ष बंगारी हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस स्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के लिए एक आवास योजना परियोजना का उद्घाटन किया? कानपुर, भोपाल, भावनगर या फिर सहारनपुर? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। President Ramnath Kovind inaugurated a housing scheme project for the economically weaker section under प्रधानमंत्री आवास योजना at भावनगर, गुजरात। तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, हाउसिंग स्कीम है ये, भावनगर गुजरात में किया गया है। साथ ही आपको जानना चाहिए राष्ट्रपति ने श्री चित्रकूट धाम आश्रम गुजरात यहाँ पर भी विजिट किया। निम्नलिखित में से किसने हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडियाज मिसिंग मिडल शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, सही आंसर है ऑप्शन डी। सो नीति आयोग हैज रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल्ड हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडियाज मिसिंग मिडल। तो देखिए नीति आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट लॉन्च की गई है इसमें इन्होंने ये कहा है कि हमारी पॉपुलेशन का 30% या फिर आप कह सकते हैं 40 करोड़ लोग जो है इनके पास किसी भी तरह का फाइनेंशियल प्रोटेक्शन नहीं है अपनी हेल्थ के लिए, यानी किसी भी तरह का इंश्योरेंस वगैरह नहीं है या फिर कोई इनको इंश्योरेंस की कोई अमाउंट मिलती हो या इनको हेल्थ के लिए कोई पैसा सरकार द्वारा दिया जाता है, इस तरह की कोई सुविधा इनके पास नहीं है। तो इन्होंने इसमें 3 मॉडल्स बताए हैं जिससे कि जो यहाँ पर इंडिविजुअल्स हैं उनको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई जा सके। पहला तो ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जो है अवेयरनेस फैलाई जाए कि हेल्थ इंश्योरेंस कराना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। दूसरा यह है कि जो आरोग्य संजीवनी जैसी स्कीम्स हैं इस तरह की स्कीम्स जो है लॉन्च की जाए, इनको डेवलप किया जाए, मॉडिफाई किया जाए। आपको बता दें आरोग्य संजीवनी स्कीम साल 2020 में IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई थी। तीसरा इन्होंने कहा है कि जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है इसको जो है एक्सपेंड किया जाए, इसको और विस्तृत किया जाए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान का शुभारंभ किस स्थान पर किया है? कोच्चि, मुंबई, चेन्नई या फिर गोकर्ण? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट मैन्ड ओशन मिशन समुद्रयान एट चेन्नई, तमिलनाडु। पहले तो आपको ये जानना चाहिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह कौन है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट अर्थ साइंसेज, MOS PMO पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस, पेंशंस, एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस, ये सभी जो है चार्जेस इनके पास हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो इन्होंने इंडिया का फर्स्ट मैन्ड ओशन मिशन समुद्रयान चेन्नई में लॉन्च किया है। इसी के साथ भारत USA, रशिया, जापान, फ्रांस और चाइना जैसे देशों की लीग में शामिल हो गया जिनके पास इस तरह का अंडर वाटर व्हीकल है। तो यहाँ पर हम जो है जो डीप ओशन है, जो समुद्र की जो निचली सतह है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए मत्स्य 6000 ये भी एक डीप सी व्हीकल है जो कि दिसंबर 2024 तक ट्रायल के लिए रेडी हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज मत्स्य 6000? सुपर कंप्यूटर इस तरह से ऑप्शन आ जाता है या फिर डीप सी व्हीकल, इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इस तरह की टर्म आप बिल्कुल भी देखना ना भूलें।
निम्नलिखित में से कौन अपना वन्य जीव कार्य योजना जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है? आसाम, हरियाणा, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र इज द फर्स्ट स्टेट टू रिलीज इट्स ऑन वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान। तो देखिए के लिए 10 साल तक के लिए यह वाइल्ड एक्शन प्लान लॉन्च किया गया 2021 से 2030 तक के लिए। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ पर जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है वो जांचा जाएगा। कोस्टल इकोसिस्टम के बारे में यहाँ पर परखा जाएगा कि क्या किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है वो क्लाइमेट चेंज को लेकर। जलवायु प्रौद्योगिकी कंपनियों में उद्यम पूंजी यानी वेंचर कैपिटल निवेश के लिए भारत की रैंक क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो इंडियाज रैंक फॉर वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन क्लाइमेट टेक्नोलॉजी कंपनीज इज 9th। देखिए फ्रेंड्स, वेंचर कैपिटल क्या होते हैं? जो जैसे मान लीजिए किसी ने अपना काम शुरू किया है, ठीक है, तो उसमें जो पैसा लगाते हैं बदले में वो अपना शेयर उसमें ले सकते हैं, किसी कंपनी में शेयर ले सकते हैं। पहले उसमें पैसा लगाते हैं ताकि वो ग्रो कर पाए, उसको बोलते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। तो वेंचर कैपिटल आप समझ गए होंगे किस तरह की पूंजी लगाना किसी स्टार्टअप वगैरह में। तो उसी बारे में बात की गई है कि भारत में जो क्लाइमेट टेक्नोलॉजी को लेकर जो इन्वेस्टमेंट है, जो कंपनीज है क्लाइमेट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो कंपनीज हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट को लेकर भारत की 9th रैंक है। तो यहाँ पर 1 बिलियन इन्वेस्टर का वेंचर कैपिटल भारत को प्राप्त होता है, यानी कि जो पैसा लगाते हैं लोग क्लाइमेट टेक्नोलॉजी कंपनी में वो $1 बिलियन का है। तो ये रिपोर्ट जारी की गई है किसके द्वारा? लंडन एंड पार्टनर्स के द्वारा। और इनकी जो कंपनी है ये diggleroom.co एक डेटाबेस मैनेजमेंट कंपनी है, ये एम्स्टर्डम बेस्ड। इन दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया। रिपोर्ट का नाम है 5 years ऑन ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड सिंस द पेरिस एग्रीमेंट। टॉप 5 कंट्रीज की बात करें तो यूएस है, फिर चाइना है, फिर स्वीडन है, फिर यूके है और फिर फ्रांस है। बाकी आपको जानना चाहिए, इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि यूरोप जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन है ग्लोबली फॉर क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर हम कॉन्टिनेंट वाइज बात करें तो यूरोप को इसमें सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन बताया गया जहाँ पर क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी देखी गई है। किस देश के रेयान टेन डोशेट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो नीदरलैंड्स रेयान टेन डोशेट रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। किस कंपनी ने इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 जीता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो टीवीएस मोटर हैज़ वॉन इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 और ये अवार्ड इनको दिया गया है नितिन गडकरी द्वारा, जो कि रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा दिया गया है। किस कैटेगरी में? आउटस्टैंडिंग रिन्यूएबल एनर्जी यूजर के कैटेगरी में। निम्नलिखित में से किसने ऐप स्किल एकेडमी शुरू करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय और आईटी के स्टार्टअप के साथ भागीदारी की है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो गूगल हैज पार्टनर्ड द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटीज स्टार्टअप हब टू लॉन्च ऐप स्किल एकेडमी। तो देखिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है, इनका जो स्टार्टअप हब है, इसके साथ मिलकर गूगल ने ऐप स्किल एकेडमी लॉन्च की है ताकि जो भारत में जो स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, उनमें इस तरह का स्किल पैदा किया जाए कि वो हाई क्वालिटी एप्स बना सके। 2021 मोटो जीपी वर्ल्ड राइडर्स चैंपियन कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो फैबियो क्वार्टरेरो इज द 2021 मोटो जीपी वर्ल्ड राइडर्स चैंपियन। आपको जानना चाहिए फ्रांस के हैं ये। और बाकी आपको जानना चाहिए कि ये मोटो जीपी, यहाँ पर बाइक रेसिंग की बात हो रही है, ये मॉन्स्टर एनर्जी यामाहा के लिए बाइक रेसिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, फ्रांस के हैं। विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रोजन ईंधन सेल पावर प्लांट किस देश ने बनाया है? यूएस, इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। साउथ कोरिया हैज बिल्ट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट। इसका नाम है शिनिचियोन बिड्रीम फ्यूल सेल पावर प्लांट। तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट है। डॉक्टर माधवन कृष्णन नायर, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये एक प्रख्यात क्या थे? साइंटिस्ट थे, ऑन्कोलॉजिस्ट थे, कार्डियोलॉजिस्ट थे या फिर डर्मेटोलॉजिस्ट थे? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। डॉक्टर माधवन कृष्णन नायर हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एन एमिनेंट ऑन्कोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट क्या हो गया? हृदय संबंधी। डर्मेटोलॉजिस्ट क्या हो गया? स्किन संबंधी। तो देखिए, एमिनेंट ऑन्कोलॉजिस्ट थे। ऑन्कोलॉजिस्ट मतलब कैंसर के डॉक्टर। ऑन्कोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ कैंसर। साथ ही इनको पद्मश्री मिला हुआ था, डॉक्टर एम कृष्णन नायर। और ये रीजनल कैंसर सेंटर के जो है फाउंडिंग डायरेक्टर भी थे। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है, 81 ईयर के थे ये। विश्व शहर दिवस वर्ल्ड सिटीज डे कब मनाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। वर्ल्ड सिटीज डे इज ऑब्जर्व ऑन 31st
अक्टूबर सबसे पहले 2014 में बनाया गया था। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम के द्वारा। तो देखिए इसमें जो इस बार जनरल थीम रहा है ये बेटर सिटी बेटर लाइफ रहा है, और जो सब थीम रहा है, एक थीम है एक सब थीम है। सब थीम है अडेप्टिंग सिटीज़ फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इसको नोट डाउन कीजिएगा। भारत सरकार और विश्व बैंक ने किस राज्य के लिए 40 मिलियन US$ की स्वास्थ्य परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है आपके पास सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम या फिर मेघालय। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड बैंक साइंड अ 40 मिलियन US$ हेल्थ प्रोजेक्ट फॉर मेघालय। तो मेघालय के लिए किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। मेघालय के बारे में जानेंगे। इसकी कैपिटल शिलोंग है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? आंसर होगा शिलोंग। यहाँ के गवर्नर सत्यपाल मलिक हैं। चीफ मिनिस्टर है कॉनरेड सांगमा। आपको जानना चाहिए मेघालय का जो गठन है, मेघालय राज्य जो बना था, ये 21 जनवरी 1972 को आसाम से 2 डिस्ट्रिक्ट को अलग करके बना था। ये 2 डिस्ट्रिक्ट थे द यूनाइटेड खासी हिल्स एंड जयंतिया हिल्स और गैरो हिल्स। द यूनाइटेड खासी हिल्स एंड जयंतिया हिल्स ये एक हो गया, और दूसरा हो गया गैरो हिल्स। तो इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स को आसाम से जो है अलग किया गया था। तब मेघालय राज्य का गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 को। अगर हम मेघालय के बारे में कुछ स्ट्रेटेजी की जाने, जो कई बार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, जैसे आपके SSC हो गया या फिर रेलवेज हो गया, फिर वनडे एग्जाम हो गया, आपको जानना चाहिए नो कालिकाई फॉल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार। उमनगोट रिवर, क्रांगसुरी वाटरफॉल, उमियम लेक, ये कई बार पूछा जाता है। मोफलांग सेक्रेट फॉरेस्ट, मेघालय अपने सेक्रेट फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है। पवित्र जो फॉरेस्ट होते हैं इनके लिए जाना जाता है। इन्हें लॉ लिंगदो भी बोलते हैं। लिविंग रूट ब्रिजेस आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो आप इनकी इमेजेस जरूर देखिएगा, काफ़ी सुंदर लगते हैं। क्रेम लियाट फ्रा केव, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नोकरेक नेशनल पार्क कई बार पूछा जाता है। बलपक्रम नेशनल पार्क पूछा जाता है। सीजू बर्ड सेंचुरी भी कई बार पूछा जा चुका है। तो ये सभी स्ट्रेटेजी के मेघालय से संबंधित है, आपको इन सभी को नोट करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। किस दिन को तमिलनाडु दिवस के रूप में मनाया जाएगा? 18 जून, 18 जुलाई, 18 अगस्त या फिर 18 सितंबर। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो जुलाई 18 विल बी ऑब्जर्व्ड एज तमिलनाडु डे। तो ये तमिलनाडु के CM हैं जिनका नाम है MK स्टैलिन। तो इन्होंने कहा है कि 18 जुलाई को हम तमिलनाडु डे मनाएंगे। क्यों मनाएंगे? क्योंकि देखिए 18 जुलाई के दिन जो तब के चीफ मिनिस्टर से 1987 में CN अन्नादुरई, तो इन्होंने यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एक रिजोल्यूशन जो है मूव किया था, जिसको अडॉप्ट भी कर लिया था। उस रेजोल्यूशन में ये था कि जो मद्रास प्रेसिडेंसी है इसको अब तमिलनाडु के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो 1967 की ये बात है, 18 जुलाई की। तो इसलिए जो है 18 जुलाई को अब तमिलनाडु डे मनाया जाएगा। आपको बता दें कि 2019 में जो AIADMK की गवर्नमेंट थी, ये तो DMK के हैं, AIADMK की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने 1 नवंबर को तमिलनाडु डे मनाना शुरू किया था। तो यहाँ पर रिवर्स कर दिया गया इस डिसीजन को, अब 18 जुलाई को मनाया जाएगा। किस बैंक ने का-चिंग क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए इंडिगो के साथ करार किया? यस बैंक, फेडरल बैंक, इंडसइंड बैंक या फिर कोटक महिंद्रा बैंक। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो कोटक महिंद्रा बैंक हैज़ टाइड अप विद इंडिगो टू लॉन्च का-चिंग क्रेडिट कार्ड। तो इंडिगो का ये 6E रिवॉर्ड्स प्रोग्राम है, तो इसी के तहत ये समझौता किया गया है। आपको जानना चाहिए कोटक महिंद्रा बैंक के CEO उदय कोटक हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल, अब कोना कोना कोटक। किस बैंक ने पेंशन भोगियों यानी पेंशनर्स के लिए वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट VLC सुविधा शुरू की है? बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, फिर पंजाब नेशनल बैंक। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड अ वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट VLC फैसिलिटी फॉर पेंशनर्स। इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जो पेंशनर्स हैं उनको अपना लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता है हर साल कि वो जीवित हैं और उनकी पेंशन जो है सही है बिल्कुल। तो इसलिए अब जो है वीडियो कॉल के माध्यम से भी वो अपना जो ये होता है अपना वेरीफाई करवा सकते हैं, जिनका भी अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वे लोग। बाकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आपको इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में जानना चाहिए। तो चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा और 4 मैनेजिंग डायरेक्टर हैं CS शेट्टी, अश्विनी भाटिया, स्वामीनाथन जे और अश्विनी कुमार तिवारी। बाकी आप जानते हैं कि हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। इस वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह कब से कब तक मनाया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी,
दिस ईयर विजिलेंस अवेयरनेस वीक वॉज ऑब्जर्व फ्रॉम 26 अक्टूबर 2021 टू 1 नवंबर 2021। तो जानेंगे इसके बारे में। तो देखिए विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाया गया है आपका। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी हफ्ते में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का बर्थडे आता है 31 अक्टूबर को। इन्हें बिस्मार्क ऑफ इंडिया बोलते हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ क्योंकि ये फैक्ट कई बार पूछा जाता है। तो आपको जानना चाहिए पटेल जी का जन्म 31 अक्टूबर को हुआ था। तो इन्हीं को रिमेंबर करने के लिए, इन्हीं के कार्य को रिमेंबर करने के लिए विजिलेंस वीक मनाया गया है 26 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में। किसके द्वारा मनाया जाता है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा मनाया जाता है। इसका थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 2021 में इसका थीम रहा है इंडिपेंडेंट इंडिया एट 75, सेल्फ रिलायंस एंड इंटीग्रिटी। हिंदी में बात करें तो स्वतंत्र भारत एट 75, 75, सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता। वैक्स को किस शब्दकोश द्वारा यानी डिक्शनरी द्वारा वर्ष का शब्द चुना गया है? 2021 का वर्ड ऑफ द डे चुना गया है, वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो वैक्स हैज़ बीन चूजन एज द वर्ड ऑफ द ईयर बाय ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी। तो 2021 की यहाँ पर बात हो रही है। तो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने वैक्स को जो है अपना 2021 वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये शब्द पूछा भी गया था एक क्वेश्चन कि वैक्स जो है किससे संबंधित है। तो देखिए जो वैक्स शब्द है लैटिन वर्ड वैक्का से लिया गया है, जिसका मतलब होता है काव। EPFO में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। ऑप्शन में काव था और भी 3 ऑप्शन अलग अलग थे, तो इसलिए लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वैक्स आप नाम से समझ ही गए होंगे। इसके नाउन के रूप में भी आप यूज़ कर सकते हैं, वर्ब के रूप में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको नाउन के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो वैक्सीन या वैक्सीनेशन आप बोलते हैं, और अगर वर्ब के रूप में बोल रहे हैं तो वैक्सीनेट आप इसको बोलते हैं। हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गंगा उत्सव 2021 द रिवर फेस्टिवल के किस संस्करण का उद्घाटन किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो 5th एडिशन ऑफ गंगा उत्सव 2021 द रिवर फेस्टिवल वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। तो पहली बात तो आपको ये जाननी चाहिए कि यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। तो इन्होंने गंगा उत्सव 2021 द रिवर फेस्टिवल का 5th एडिशन इनॉग्रेट किया है। इसी मौके पर कॉन्टिन्यूस लर्निंग एंड एक्टिविटी पोर्टल भी इनके द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसे कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCGC के द्वारा बनाया गया है। किसके साथ पार्टनरशिप में? ट्री क्रिएस फाउंडेशन के पार्टनरशिप में। आपको जानना चाहिए इसी मौके पर गंगा एटलस रिवर ऑफ द पास्ट, तो ये एक एटलस बनाई गई है IIT कानपुर के द्वारा, इसको भी यहाँ पर लॉन्च किया गया। देखिए आपको जानना चाहिए इसी के साथ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है NMCG, तो इसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज कराया है। किस लिए? क्योंकि इन्होंने जो है 1 घंटे के अंदर फेसबुक पर जो है मोस्ट फोटोज़ ऑफ हैंड रिटन नोट्स, तो काफ़ी सारी फ़ोटोज़ इन्होंने डाली हैं जिनमें हैंड रिटन नोट्स लिखे हुए थे, 1 घंटे के अंदर अंदर इन्होंने अपलोड किए हैं। तो इसलिए इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है इसी दिन, गंगा उत्सव के फर्स्ट डे के दिन। तो जब बात हो रही है NMCG की, तो आपको जानना चाहिए जो ये NMCG है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इसके डायरेक्टर जनरल राजीव रंजन मिश्रा हैं। आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए काफ़ी, मान के चलिए आगे आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान से सुनिएगा पूरी बात। भारत किस वर्ष तक नेट ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा? 2030, 2040, 2050 या फिर 2070? सही आंसर है ऑप्शन डी। सो इंडिया विल अचीव द टारगेट ऑफ नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2070। तो देखिए भारत ने अब तक ऐसा कोई कमिट नहीं किया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर एकदम सरप्राइज़ कर दिया है सबको, क्योंकि भारत पहले इस चीज़ से बच रहा था कि हम ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो है 2070 कमिटमेंट किया गया है। पहले आप ये देखिए 31 अक्टूबर 12 नवंबर 2021 क्लास को COP26 इन पार्टनरशिप विद इटली, जानेंगे इसके बारे में। तो देखिए COP26 क्लाइमेट चेंज समिट कहाँ पर हो रही है? ग्लासगो स्कॉटलैंड UK में। तो इसको एड्रेस किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और इन्होंने कहा कि हम जो नेट जीरो कार्बन एमिशन है ये हमारा 2070 तक हम इसको अचीव कर लेंगे। नेट जीरो कार्बन एमिशन का मतलब ये नहीं है कि कार्बन बिल्कुल भी उत्सर्जित ही नहीं होगा कंट्री से। नेट जीरो कार्बन एमिशन या फिर कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब होता है जितना कार्बन आप एमिट कर रहे हैं, जितना कार्बन उत्सर्जन आप कर रहे हैं, उतना ही कार्बन आप जो है सोक भी कर ले रहे हैं, ठीक है, उतना ही कार्बन आप वहाँ से रिमूव भी कर रहे हैं। जो एटमॉस्फेयर है आपका, उतना ही जो आपका ये
ग्रीन हाउसेज गैसेस हैं, इनको आप सोक भी कर ले रहे हैं, इनको आप रिमूव भी कर ले रहे हैं। एमिशन तो हो रहा है लेकिन उसको कंपनसेट करने के लिए आप उसको रिमूव भी कर ले रहे हैं। जैसे अमेजोन रेन फॉरेस्ट हैं, तो ये कार्बन सिंक के लिए जाने जाते हैं, यानी कि ये कार्बन को जो है खींच लेते हैं अपनी तरफ, ठीक है। तो इसलिए अब क्योंकि यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की जो है काफ़ी जो है भारी मात्रा यहाँ पर इस अब पाई जाती है, इसलिए जो है डिफॉरेस्टेशन जो है काफ़ी हानिकारक है। आई होप आप समझ गए होंगे नेट जीरो कार्बन एमिशन क्या होता है। आपके इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि नेट जीरो कार्बन एमिशन का मतलब क्या है। इंटरव्यू कोई भी हो, आपका बैंक का हो या किसी भी चीज़ का हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड हर एक टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये टर्म आपको जाननी चाहिए। जितना आप उत्सर्जन कर रहे हैं उतना ही आप ग्रीन हाउस गैसेस को रिमूव भी कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं नेट जीरो कार्बन एमिशन। तो देखिए, आपको जानना चाहिए भारत के अलावा यूएस एंड यूरोपियन यूनियन 2050 तक इन्होंने कमिट किया है कि हम नेट जीरो कार्बन एमिशन प्राप्त कर लेंगे। चाइना ने कहा है 2060 तक, और भारत ने कहा है 2070 तक। काफ़ी लेट है भारत हालांकि। तो देखिए, साथ ही आपको जानना चाहिए भारत ने और भी कई सारे यहाँ पर कमिटमेंट किए हैं, जानेंगे इनके बारे में। तो इन्होंने ये कहा है कि जो हम नॉन फॉसिल एनर्जी इसको इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो इसकी जो वो रिन्यूएबल एनर्जी होती है, तो 450 गीगावाट है हमारी जो अभी लक्ष्य है 2030 तक। हम इसको बढ़ा रहे हैं, अब 500 गीगावाट हम इसको कर रहे हैं। साथ ही इन्होंने कहा है कि 2030 तक हम जो है रिन्यूएबल एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है उसको 50% जो है अपना कर लेंगे, यानी कि टोटल एनर्जी जो है उसका जो टोटल एनर्जी हमारी रिक्वायरमेंट है उसका 50% हम रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त कर लेंगे 2030 तक। ऐसा भी भारत ने कमिटमेंट किया है। साथ ही भारत ने ये कहा है कि जो गुड्स होते हैं, जो सामान होता है, उनको प्रोड्यूस करने में जो एनर्जी जो वेस्ट होती है, जो निकलती है, उसको भी हम 45% तक रिड्यूस कर लेंगे 2030 तक। हालांकि पहले टारगेट 35% था, तो भारत ने इसको बढ़ा दिया है, 45% तक हम इसको रिड्यूस करेंगे। इसको बोलते हैं कार्बन इंटेंसिटी। आपको बता दें, भारत जो है वर्ल्ड का 3rd बिगेस्ट एमिटर है ग्रीन हाउस गैसेस का। पहले नंबर पर चाइना है, उसके बाद है यूनाइटेड स्टेट्स। अब इस समिट के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं। पहली बात तो ये यूनाइटेड किंगडम में हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया। किसके साथ पार्टनरशिप में? इटली के साथ पार्टनरशिप में। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि किसके साथ पार्टनरशिप में ये समिट हुई है। COP26 यानी कि 26th यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक ये चलने वाली है। क्या मकसद है इसका? पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 का, फिर एक ये आपका UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो कि 1994 की एक ट्रीटी है। 197 इसमें मेंबर्स हैं, 196 कंट्री प्लस EU। तो इसमें जो जो भी वादे इन लोगों ने किए थे, कंट्रीज ने जो जो कमिटमेंट की थी, तो उनको एक्सेलरेट करने के लिए, उनमें तेज़ी लाने के लिए ये समिट की जा रही है। आई होप आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं। कितने भारतीय संस्थानों ने टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग 2021 में जगह बनाई है? 2, 4, 6 या 10? सही आंसर है ऑप्शन बी। सो 4 इंडियन इंस्टीट्यूट्स हैव मेड इट टू द टाइम्स हायर एजुकेशंस वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग्स 2021। तो देखिए, यहाँ पर टाइम्स की एक एनुअल रेपुटेशन रैंकिंग आती है, तो इसमें 4 इंडियन इंस्टीट्यूट्स ने अपनी जगह बनाई है वर्ल्ड की टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ में। तो देखिए, बैंड दिया गया है 91 से 100 का बैंड, 126 से 150 का बैंड। तो 91 से 100 के बैंड में हमारा जो IIC बेंगलोर है ये है। 126 से 150 में IIT बॉम्बे है। 176 से 200 में IIT दिल्ली है। 176 से 200 में IIT मद्रास है। अगर हम ग्लोबली रैंकिंग की बात करें तो नंबर 1 पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ USA है। दूसरे नंबर पर MIT है USA की, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA की, और तीसरे नंबर पर है यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। तो इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी क्वेश्चन। दिनेश के पटनायक को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। दिनेश के पटनायक अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू स्पेन। बाकी आप जानते हैं स्पेन की कैपिटल मैड्रिड है, करेंसी यूरो है। पवन कपूर को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? रशिया, म्यांमार, इंडोनेशिया, फिर बांग्लादेश? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो पवन कपूर अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रशिया। बाकी आपको जानना चाहिए, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैं, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मिशुस्तिन हैं, कैपिटल मॉस्को है, करेंसी रशियन रूबल है। किस देश के हिदेकी मत्सुयामा ने जोजो चैंपियनशिप जीती है?
चाइना, जापान, मलेशिया या फिर साउथ कोरिया? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो जापान हिदेकी मत्सुयामा वॉन दी जोजो चैंपियनशिप। तो गोल्फ टूर्नामेंट की यहाँ पर बात हो रही है और ये जापान में ही होती है वाली चैंपियनशिप, जोजो चैंपियनशिप। तो जापान के हिदेकी मत्सुयामा ने चैंपियनशिप जीती है। उत्तराखंड के पहले इंटरनेट एक्सचेंज का उद्घाटन हाल ही में MOSIT राजीव चंद्रशेखर ने किस शहर में किया? रुड़की, हरिद्वार, देहरादून या फिर मसूरी? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। द फर्स्ट इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ उत्तराखंड वॉज रिसेंटली इनोग्रेटेड बाय मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी राजीव चंद्रशेखर इन देहरादून। तो देखिए, जो राजीव चंद्रशेखर हैं ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप हैं। तो इन्होंने देहरादून, उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून, यहाँ पर फर्स्ट इंटरनेट एक्सचेंज इस राज्य का जो है उद्घाटन किया है। तो निक्सी का ये 10th इंटरनेट एक्सचेंज है पूरी कंट्री में। निक्सी मतलब नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन, क्योंकि नेशनल से जुड़ा है ये, ठीक है, केवल स्टेट से नहीं जुड़ा है, क्योंकि राजीव चंद्रशेखर ये जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, इनके द्वारा उद्घाटन किया गया है, इसलिए क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड से मुक्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट इज ऑब्जर्व ऑन 2 नवंबर। तो 2 नवंबर को ये मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2 नवंबर ही क्यों चुना गया? 2 नवंबर 2013 को माली जो कंट्री है, यहाँ पर 2 फ्रेंच जर्नलिस्ट को एसेसिनेट कर दिया गया था, यानी कि हत्या कर दी गई थी। एसेसिनेशन, इसकी स्पेलिंग भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ ली जाती है। 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सी सही स्पेलिंग है। एसेसिनेशन। विश्व शाकाहारी दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। वर्ल्ड वीगन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन November 1st। तो वर्ल्ड वीगन डे मनाया जाता है 1 नवंबर को। आपको जानना चाहिए, देखिए वीगन और वेजिटेरियन में अंतर होता है। वेजिटेरियन क्या होते हैं? जो आप जानते हैं कि मीट, एग्स और जो भी अदर एनिमल प्रोडक्ट्स हैं ये नहीं कंज्यूम करते हैं। लेकिन वीगन क्या होते हैं? वीगन जो है आपका, ये भी वेजिटेरियंस होते हैं और ये डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि मिल्क, चीज़, योगर्ट, पनीर ये भी नहीं खाते हैं, ठीक है। तो वीगन थोड़ा सख्ती हो गया है यहाँ पर। तो आई होप आप समझ गए वेजिटेरियन एंड वीगन में क्या अंतर है। आगे बढ़ते हैं। CBSE ने सशस्त्र बलों की बहादुरी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों में कौन सी परियोजना या प्रोजेक्ट को शुरू किया? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। CBSE लॉन्च्ड वीर गाथा प्रोजेक्ट इन स्कूल्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट ब्रेवरी ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। तो आर्म्ड फोर्सेस की ब्रेवरी को बच्चों तक पहुंचाने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने वीर गाथा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है क्लास 3rd से 12th तक के बच्चों के लिए। आपको बता दें, गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में जानकारी दी जाएगी यहाँ पर, जो बहादुरी के लिए दिए जाते हैं। गैलेंट्री अवार्ड्स जो हैं रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे पर दिए जाते हैं। सर्बिया में आयोजित 5वें रुजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट में कौन विजेता बनकर उभरा है? एस नितिन, पी इनियान, VS राहुल, मकारियन रूडिक। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो पी इनियान इमर्स्ड विनर इन द 5th रुजना जोरा चेस टूर्नामेंट हेल्ड इन सर्बिया। तो सर्बिया में ये रुजना जोरा चेस टूर्नामेंट हुआ है और पी इनियान इंडियन ग्रैंड मास्टर हैं, पी इनियान ये इसमें जीते हैं। एमवे इंडिया और न्यूट्रीलाइट के लिए किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? राजकुमार राव, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह या फिर अमिताभ बच्चन। सही आंसर होगा ऑप्शन डी है फ्रेंड्स, ये ठीक है, डी। सो अमिताभ बच्चन हैज बीन रोब्ड इन एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर एमवे इंडिया एंड न्यूट्रीलाइट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, जानना चाहिए अमिताभ बच्चन ब्रांड एम्बेसडर बने हैं इसके। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भारत का पहला मेगा स्केल मैलिक एनहाइड्राइड प्लांट किस स्थान पर स्थापित करेगा? ऑप्शन है आपके पास डिगबोई, पानीपत, मथुरा या फिर जामनगर। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट मेगा स्केल मैलिक एनहाइड्राइड प्लांट एट पानीपत। क्योंकि ये इंडिया का फर्स्ट मेगा स्केल मैलिक एनहाइड्राइड प्लांट है, इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है पानीपत रिफाइनरी में सेटअप किया जाएगा और इसकी सहायता से जो है कई तरह के केमिकल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। 3681 करोड़ की लागत से ये बनाएगा। आपको जानना चाहिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन श्रीकांत माधव वैद्य हैं। इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में और रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है।
किस बैंक ने जुबिन गर्ग को आसाम में बैंक का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? आरबीएल बैंक, बंधन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? सही आंसर है ऑप्शन बी। सो बंधन बैंक हैज़ अनाउंस्ड जुबिन गर्ग एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द बैंक इन आसाम। तो काफ़ी जाने माने सिंगर हैं जुबिन गर्ग, तो इनको जो है बंधन बैंक ने आसाम में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बाकी आप जानते हैं बंधन बैंक के सीईओ चंद्रशेखर घोष हैं। हेडक्वार्टर्स कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। टैगलाइन है आपका भला सबकी भलाई। सत्या नडेला सहित माइक्रोसॉफ्ट के 4 शीर्ष नेताओं को ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? गोल्डन बुल अवार्ड, सीके प्रहलाद अवार्ड, एथनिक बिजनेस अवार्ड या फिर इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो 4 ऑफ माइक्रोसॉफ्ट्स टॉप लीडर्स इंक्लूडिंग सत्या नडेला रिसीव्ड सीके प्रहलाद अवार्ड फॉर ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप। तो पहले तो आपको बात ये जानना चाहिए कि जो माइक्रोसॉफ्ट की टीम है इनके 4 लोगों को मिला है। कौन कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, प्रेसिडेंट एंड वाइस चेयरमैन ब्रैड स्मिथ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एमी हुड और चीफ एनवायरनमेंट ऑफिसर लुकास जोपा। तो इनको इस साल का 2021 का सीके प्रहलाद अवार्ड मिला है। किसके लिए? ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए। तो कई तरह के प्रोग्राम हैं माइक्रोसॉफ्ट के जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं, सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट जो है ये कार्बन नेगेटिव कंपनी बन जाएगा 2030 के लिए। साथ ही जो भी इसके एमिशंस हैं ये 2050 तक इनको रिमूव कर देगा। बाकी आपको जानना चाहिए जो ये अवार्ड है सीके प्रहलाद अवार्ड, इसकी स्थापना साल 2010 में कॉरपोरेट इको फोरम द्वारा की गई थी। किसके सम्मान में? सीके प्रहलाद के सम्मान में, जो कि कॉरपोरेट इको फोरम के फाउंडिंग एडवाइजरी बोर्ड मेंबर रहे हैं। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? केवी कामत, जीएन वाजपेयी, इंजेति श्रीनिवास या उदय शंकर? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो केवी कामत हैज़ बीन नेम्ड द चेयरमैन ऑफ द नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। आपको जानना चाहिए जो ये नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट है तो इसका टोटल जो आउटले है ये है 20,000 करोड़ रुपए की इसकी बैंक की जो है पूंजी है। तो ये आप याद रखिएगा, ये भी पूछ लेते हैं। तो इसके जो बनाए गए हैं चेयरपर्सन ये हैं केवी कामत, काफ़ी जाने माने बैंकर रहे हैं। नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में दुनिया का पहला इंस्टेंट एडवाइस कंसल्ट ऐप किसने लॉन्च किया है? स्मृति ईरानी, नितिन गडकरी, अमिताभ कांत या फिर मानसुख मांडविय? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो नितिन गडकरी लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंस्टेंट एडवाइस कंसल्ट ऐप एट इंडिया इंटरनेशनल सेंटर इन न्यू दिल्ली। तो देखिए रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, इन्होंने वर्ल्ड्स फर्स्ट इंस्टेंट एडवाइस कंसल्ट ऐप लॉन्च किया है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर इन न्यू दिल्ली में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप जो गूगल प्ले स्टोर से consult.in नाम से एक ऐप होगी तो उसको अगर आप इंस्टॉल करेंगे उसके बाद आप कई तरह की सुविधाएं यहाँ पर पा सकते हैं। इंस्टेंट आपको एडवाइस मिल जाएगी, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, कृषि से संबंधित हो या फिर विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी से संबंधित हो, किसी भी तरह की आपकी कोई कुछ आप सजेशन चाहते हैं, एडवाइस चाहते हैं तो यहाँ पर आप कंसल्ट ऐप से पा सकते हैं। कई सारे डोमेन है इसमें, ज़रूर चेक कीजिएगा एक बार। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कृषि उड़ान 2.0 योजना शुरू की है। आपको बताना है केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? किरण रिजिजू, अनुराग ठाकुर, ज्योतिरादित्य सिंधिया फिर हरदीप सिंह पुरी? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन लॉन्च्ड कृषि उड़ान 2.0 स्कीम। ज्योतिरादित्य सिंधिया इज द यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर। तो कृषि उड़ान 2.0 स्कीम लॉन्च की गई है और ये स्कीम जो है 53 एयरपोर्ट्स में इम्प्लीमेंट की जाएगी। इसका जो ज़्यादातर जो टारगेट रहेंगे नॉर्थ ईस्ट एरियाज़ रहेंगे, ट्राइबल रीजन्स रहेंगे। देखिए जो फार्मर्स के जो प्रोड्यूस होते हैं, फार्मर्स की जो उपज होती है जो प्रोड्यूस करते हैं तो उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कृषि उड़ान 2.0 स्कीम लॉन्च की गई है। तो एयर के माध्यम से इन जो भी प्रोड्यूस होता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह बेचा जाएगा ताकि फार्मर्स को जो है अच्छा रेट मिल सके, अच्छा मार्केट मिल सके। आपको बता दें इसे कृषि उड़ान 2.0 के तहत ई कौशल नाम का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है। इसका मतलब है कृषि उड़ान फॉर सस्टेनेबल होलिस्टिक
एग्री लॉजिस्टिक्स, जिसके तहत जो फार्मर्स हैं या फिर जिन्होंने अपना सामान भेजा है वो अपने ट्रांसपोर्ट को लेकर जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि उनका जो सामान है वो कहाँ तक भेजा है और उनका जो पेमेंट है वो कब उनके पास आ जाएगा। साथ ही आपको जानना चाहिए उड़ान डे, ये 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। उड़ान तो आप जानते हैं, उड़े देश का आम नागरिक। रामकथा पार्क किस राज्य में जल्द ही क्वीन हे हुआंग ओके मेमोरियल पार्क के रूप में जाना जाएगा? मणिपुर, नागालैंड, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? सही आंसर है ऑप्शन सी, रामकथा पार्क इन उत्तर प्रदेश विल बी सून नोन एज क्वीन हियो हुआंग ओके मेमोरियल पार्क। देखिए आपको बता दें, रामकथा पार्क जो कि अयोध्या में सरयू नदी के तट पर स्थित है, इसका जो है ब्यूटिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है और जल्द ही इस पार्क को क्वीन हियो हुआंग ओके मेमोरियल पार्क कहा जाएगा। तो इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में संबंधों को लेकर ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। आपको बता दें, ऐसा माना जाता है जो क्वीन हियो हुआंग ओके हैं ये अयोध्या की प्रिंसेस सूर्यरत्ना रही हैं, तो ऐसा माना जाता है। और जो किंग पद्मासेन हैं और इंदुमती, ये इनके पेरेंट्स जो हैं बताए जाते हैं कि इनके पेरेंट्स रहे हैं। और जो किंग पद्मासेन हैं इन्होंने जो कौशाला किंगडम है इस पर राज किया है। कौशाला किंगडम प्रेजेंट डे में उत्तर प्रदेश से उड़ीसा तक फैला हुआ है। तो ये साउथ कोरिया की प्रिंसेस हैं, तो बोला जाता है कि अयोध्या में इनको प्रिंसेस सूर्यरत्ना के नाम से ये पैदा हुई थी। संजय सुधीर को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? यूएई, स्पेन, ब्राज़ील या फिर अर्जेंटीना? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संजय सुधीर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू यूएई, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीराट्स। कैपिटल है इसकी यूएई की अबू धाबी, आप सभी जानते हैं। करेंसी है यूएई दिरहम। भारतीय प्रसारण और डिजिटल फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? राहुल जोशी, के माधवन, रजत शर्मा या फिर शशि वेम्पति? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सो के माधवन हैज़ बीन री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। तो देखिए, जो के माधवन हैं ये वॉल्ट डिज्नी कंपनी इंडिया और स्टार इंडिया के कंट्री मैनेजर एंड प्रेसिडेंट हैं। तो इनको जो है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल कंपनी IBDF के प्रेसिडेंट के रूप में री इलेक्ट किया गया है। जबकि जो इंडिया टीवी के जो चेयरमैन हैं रजत शर्मा, राहुल जोशी, शशि वेम्पति, इनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। किस बैंक ने शरद शर्मा को गैर कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया? यस बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक या फिर HDFC बैंक? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सो यस बैंक हैज़ अपॉइंटेड शरद शर्मा हैज़ एज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं शरद शर्मा। किस बैंक के? यस बैंक के। बाकी आप जानते हैं यस बैंक के CEO प्रशांत कुमार है, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, टैगलाइन है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज। वेतन खाते के लिए किस बैंक ने भारतीय नौसेना के साथ समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? यस बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक या फिर HDFC बैंक? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सो एक्सिस बैंक हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद एक्सिस बैंक विद इंडियन नेवी फॉर सैलरी अकाउंट। फिर से मैं रिपीट करूंगा, एक्सिस बैंक हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द इंडियन नेवी फॉर सैलरी अकाउंट। तो एक तरह का सैलरी अकाउंट यहाँ पर प्रोवाइड कराएगा एक्सिस बैंक जो है इंडियन नेवी को, जिसमें कई तरह के ये प्रोडक्ट्स यहाँ पर इनको जो है ऑफर करेगा। जो वेटरन रहे हैं, रिटायर्ड रहे हैं और जो फिलहाल पोजीशन पर हैं अपनी, तो जितने भी डिफेंस से संबंधित जो नेवल ऑफिसर्स हैं उन सभी को एक सैलरी अकाउंट यहाँ पर प्रोवाइड कराएगा एक्सिस बैंक और उसमें कई तरह की सुविधाएं देगा। आपको जानना चाहिए एक्सिस बैंक के CEO अमिताभ चौधरी हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। मेक माई ट्रिप और निम्नलिखित में से किसने यात्रा सेवाओं की पेशकश करने के लिए भागीदारी की? पेटीएम, फोन पे, गूगल पे या फिर अमेजोन पे? सही आंसर है ऑप्शन डी, मेक माई ट्रिप एंड अमेजोन पे हैव पार्टनर्ड टू ऑफर ट्रैवल सर्विसेज। तो देखिए यहाँ पर अमेजोन पे जो कि अमेजोन की जो डिजिटल पेमेंट कंपनी है इसने, और मेक माई ट्रिप इंडिया जो कि मेक माई ट्रिप लिमिटेड की जो है सब्सिडरी है, तो इन दोनों ने एक MOU साइन किया है जिसके तहत Amazon.in पर ये ट्रैवल सर्विसेज को भी ऑफर
करेंगे। इसी तरह की देखिए कंपनी, जब मेक माई ट्रिप की बात हुई है तो क्लियर ट्रिप भी आज हाल ही में न्यूज़ में रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें अडानी ग्रुप ने इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये भी आप याद रखिएगा, अडानी ग्रुप ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, कुछ स्टेक्स लिए हैं क्लियर ट्रिप प्राइवेट लिमिटेड में। आपको बता दें क्लियर ट्रिप जो है ये फ्लिपकार्ट की ही एक सब्सिडरी कंपनी है। फैंटेसी क्रिकेट प्लेटफॉर्म माई 11 सर्कल ने किस क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया? विराट कोहली, ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह या फिर मोहम्मद सिराज? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। फैंटेसी क्रिकेट प्लेटफॉर्म माई 11 सर्कल हैज़ अनाउंस्ड मोहम्मद सिराज एज इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर। तो आप जानते हैं इंडियन क्रिकेट बॉलर हैं मोहम्मद सिराज, तो इनको माई 11 सर्कल जो कि एक फैंटेसी क्रिकेट प्लेटफॉर्म है, इसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। NEML के लिए क्लियरिंग बैंक बनने के लिए किस बैंक ने NCDEX ई मार्केट्स लिमिटेड यानी NEML के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर कर्नाटका बैंक? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो बैंक ऑफ बड़ौदा हैज साइंड MOU विद NCDEX ई मार्केट्स लिमिटेड टू बिकम अ क्लियरिंग बैंक फॉर NEML। तो देखिए जो ये NEML है, NEML का मतलब NCDEX ई मार्केट्स लिमिटेड, इसी की फुल फॉर्म है। तो इस कंपनी के लिए क्लियरिंग बैंक यानी कि जो इसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उसको अब बैंक ऑफ बड़ौदा ही हैंडल करेगा, तो इसलिए ये MOU साइन किया गया है। बाकी आप जानते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर्स अलकापुरी वडोदरा गुजरात में है। चेयरमैन है हसमुख अदिया और MD एंड CEO हैं संजीव चड्ढा। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 SEEI में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो कर्नाटका हैज़ टॉप्ड द स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2020। तो देखिए जो ये स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2020 है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर द्वारा रिलीज़ किया गया। इसमें कर्नाटक ने जो है टॉप स्थान प्राप्त किया है। 100 में से 70 पॉइंट्स इनके हैं, क्योंकि इन्होंने जो है एनर्जी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए कई तरह के इनिशिएटिव लिए हैं। दूसरे नंबर पर राजस्थान है, तीसरे नंबर पर है हरियाणा। किस देश ने सिराक्यूज 4A उपग्रह लॉन्च किया? इजराइल, चाइना, जापान या फिर फ्रांस? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो फ्रांस लॉन्च द सिराक्यूज 4A सैटेलाइट। तो देखिए फ्रांस के जितने भी जो फ्रांस की मिलिट्री है, आर्म्ड फोर्सेस हैं, ये ग्लोबली जहाँ जहाँ भी स्थित हैं तो सब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएँ आसानी से, इसलिए इन्होंने एक मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम है सिराक्यूज 4A सैटेलाइट। तो फ्रेंच गियाना से इसको लॉन्च किया गया। भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट तुशिल किस देश में लॉन्च किया गया? फ्रांस, रशिया, बांग्लादेश या फिर यूनाइटेड स्टेट्स? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। द इंडियन नेवीज स्टील्थ फ्रिगेट तुशिल लॉन्च्ड इन रशिया। तो देखिए ये 7th इंडियन नेवी फ्रिगेट है, किसका? P11 35.6 क्लास। तो ये पूरी क्लास है P11 35.6 क्लास, इसका 7th इंडियन नेवी फ्रिगेट है, जिसको कि यंतार शिपयार्ड कलिनिंग्रेड रशिया यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है। आपको बता दें तुशिल इसका मतलब संस्कृत का में होता है, ये एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है प्रोटेक्टर शील्ड। तो ये क्या है? संस्कृत वर्ड है एक। भारत में कितने सक्षम केंद्र शुरू किए गए? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो 152 सक्षम सेंटर्स रिसेंटली लॉन्च्ड इन इंडिया। तो हाल ही में भारत में 152 सक्षम सेंटर्स ओपन किए गए हैं। सक्षम सेंटर का मतलब क्या है? सेंटर्स फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी एंड सर्विस डिलीवरी। तो देखिए फाइनेंशियल लिटरेसी को रूरल एरियाज में बढ़ाने के लिए इस तरह के सेंटर लॉन्च किए गए हैं। 13 राज्यों के 77 जो जिले हैं उसमें इनको लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। किस योजना के तहत? दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन, इसके अंतर्गत इनको लॉन्च किया गया है। साथ ही आपको बता दें मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में इसीलिए एक ऐप सक्षम नाम की एक मोबाइल और वेब बेस्ड एप्लीकेशन भी लॉन्च की है, जिसके तहत जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं और जो विलेजर्स हैं उनको फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में बताया जाएगा, जागरूक किया जाएगा। भारत ने जयनगर कुर्था क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक किस देश को सौंपा? नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इंडिया हैंडेड ओवर द जयनगर कुर्था क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक टू नेपाल। तो आपको जानना चाहिए 34.9 किलोमीटर लॉन्ग ये क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक है, जो कि जयनगर बिहार को कुर्था
नेपाल से कनेक्ट करता है। जयनगर बिहार को कुर्था नेपाल से कनेक्ट करता है। देखिए इस तरह के ऑप्शन आ जाते हैं कि हाल ही में जो ये लॉन्च किया गया है, ये जो रोड इंडिया ने नेपाल को एक क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक जो है डेडिकेट किया है या उसको हैंड ओवर किया है। तो ये भारत के किस जगह को नेपाल की किस जगह से कनेक्ट करता है? तो ऑप्शन आ जाते हैं। ऑप्शन में पता कैसे आ जाते हैं? ऐसे, कुर्था इन बिहार टू जयनगर इन नेपाल। अगला ऑप्शन फिर ये आ जाएगा, जयनगर इन बिहार टू कुर्था इन नेपाल। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है, तो याद रखेंगे आप, जयनगर बिहार और कुर्था इन नेपाल, तो इनको कनेक्ट करता है। कभी कभी ये कुर्था यहाँ पर आ जाता है और जयनगर यहाँ पे आ जाता है ऑप्शंस में, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए आप हर चीज़ बारीकी से पढ़ेंगे। आपको बता दें, जो ये जयनगर कुर्था सेक्शन है, तो भारत गवर्नमेंट जो है भारत की सहायता से एक 68.7 किलोमीटर जयनगर बिजलपुरा बर्दीदास रेल लिंक बन रहा है। तो उसी का एक सेक्शन है जयनगर कुर्था, तो भारत की सहायता से ये बन रहा है। एशियाई विकास बैंक ने भारत सरकार के राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम को समर्थन देने के लिए कितनी राशि के ऋण को मंजूरी दी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ अप्रूव्ड अ लोन ऑफ $250 million टू सपोर्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो एक ये भारत का प्रोग्राम है NICDP, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $250 million का लोन अप्रूव किया है। बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर्स मंडलयुआंग फिलीपींस में है। प्रेसिडेंट है मासात्सुका असाकावा। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। स्थापना वर्ष आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में शीर्ष 3 राज्यों में शामिल नहीं है? ऑप्शन है आपके पास, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो आंध्र प्रदेश इज नॉट अमंग द टॉप 3 स्टेट्स इन पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स। देखिए ये पब्लिक अफेयर्स सेंटर है, एक बेंगलुरु बेस्ड नॉन प्रॉफिट थिंक टैंक है ये। तो ये जो है पब्लिक अफेयर्स, ये जो गवर्नेंस परफॉर्मेंस जो होती है स्टेट्स की, किस तरह से वे अपने गवर्नमेंट को चला रहे हैं, तो इस बारे में एक रैंकिंग तैयार करती है। तो अगर हम लार्ज स्टेट्स की बात करें तो केरल पहले नंबर पर है, फिर है तमिलनाडु और फिर है तेलंगाना। बात करें अगर हम स्मॉल स्टेट्स की, तो पहले नंबर पर सिक्किम है, फिर गोवा है और फिर मिज़ोरम है, और पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर और चंडीगढ़, ये तीनों टॉप 3 यूनियन टेरिटरीज हैं जो इस इंडेक्स में जो है शामिल की गई हैं। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया? हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। सही आंसर है ऑप्शन ए। सो हरियाणा हैज़ लॉन्च द उत्तम बीज पोर्टल। तो हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर, इनके द्वारा उत्तम बीज पोर्टल को लॉन्च किया गया है। आपको जानना चाहिए हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं, कैपिटल चंडीगढ़ है। बात करें अगर हम हरियाणा से रिलेटेड हाल ही के करंट अफेयर्स की, तो हमने पढ़ा था कि PM कुसुम में सबसे ज़्यादा जो सोलर पंप्स इंस्टॉल किए हैं वो हरियाणा राज्य ने ही करवाए हैं PM कुसुम स्कीम के तहत। दूसरा हमने ये पढ़ा था हाल ही के करंट अफेयर्स में कि हर हित स्टोर स्कीम लॉन्च की गई है हरियाणा सरकार के द्वारा। साथ ही हरियाणा के गुरुग्राम में फर्स्ट ग्रेन ATM ऑफ इंडिया लॉन्च किया गया है। बात करें अगर हम हरियाणा से रिलेटेड कुछ स्ट्रैटेजी की, तो ये आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, हमारी जो PDF है मंथली उसी से मैंने लिया है। तो यहाँ पर जो फेमस इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जैसे राखीगढ़ी है और भीराना है, कौशल्य डैम, दमदमा लेक, हथनी कुंड बैराज, बसाई वेटलैंड, ब्रह्म सरोवर और ब्लू बर्ड लेक काफ़ी फेमस हैं। नाहर सिंह स्टेडियम और ताऊ देवीलाल स्टेडियम है यहाँ पर। सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेसर नेशनल पार्क, ये 2 नेशनल पार्क हैं यहाँ पर, सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेसर नेशनल पार्क, दोनों ही आप याद रखेंगे। असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पर। वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर, ये पिंजौर हरियाणा में है। क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर है कुरुक्षेत्र में। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है। ये कई बार पूछा जाता है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। आगे बढ़ेंगे। फ्लोबीज नियो बैंक ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? आमिर खान, अर्जुन कपूर, अक्षय कुमार या फिर मनोज बाजपेयी। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो फ्लोबीज नियो बैंक हैज़ रोप्ड इन एक्टर मनोज बाजपेयी एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो जो फ्लोबीज नियो बैंक है, इसका एक कैंपेन है बिजनेस को ले सीरियसली।
तो इसी कैंपेन को प्रमोट करते हुए नजर आएंगे मनोज वाजपेयी। आपको जानना चाहिए नियो बैंक क्या होता है, पहले इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। अ नियो बैंक इज अ काइंड ऑफ डिजिटल बैंक विदाउट एनी ब्रांचेस रादर देन बीइंग फिजिकली प्रेजेंट एट अ स्पेसिफिक लोकेशन। नियो बैंकिंग इज एंटायरली ऑनलाइन। तो देखिए कोई फिजिकल ब्रांचेस नहीं होती है, जैसे कि हम अमूमन जो बैंक होते हैं इनकी ब्रांचेस हम देखते हैं, ये कम्प्लीटली ऑनलाइन बैंक होता है। तो ये जो फ्लोबीज नियो बैंक है ये स्पेशली जो है एमएसएमई सेक्टर के लिए है। तो ये आपके इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में आपसे पूछ लेते हैं, जो बैंक के इंटरव्यू होते हैं उनमें पूछ लेते हैं कि नियो बैंक से आप क्या समझते हैं। फोन पे ने टोकन समाधान फोन पे सेफ कार्ड लॉन्च किया है। आपको बताना है फोन पे के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है। ऑप्शंस देखेंगे, समीर निगम, अश्नीर ग्रोवर, दीपिंदर गोयल या फिर भविष अग्रवाल। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फोन पे लॉन्च्ड टोकनाइजेशन सोल्यूशन फोन पे सेफ कार्ड। समीर निगम इज द सीईओ ऑफ फोन पे। तो देखिए ऑनलाइन डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस के लिए फोन पे ने टोकनाइजेशन सॉल्यूशन लॉन्च किया है जिसका नाम है फोन पे सेफ कार्ड। इसी तरह की एक न्यूज़ आपको ये भी जानना चाहिए, हाल ही में पेयू ने भी अपना एक टोकनाइजेशन सॉल्यूशन लॉन्च किया है, पेयू टोकन हब। तो दोनों नाम आप याद रखेंगे, ये तो हो गया टोकन हब और ये हो गया सेफ कार्ड। तो इसी तरह से क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। तो दोनों मैंने एक साथ क्लब कर दिए हैं ताकि आपको ईजिली याद रहे। फिर से आपको जानना चाहिए कि टोकनाइजेशन का मतलब क्या है, काफ़ी चर्चा में है ये टोकनाइजेशन। तो देखिए जो कार्ड की डिटेल्स होती है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, उसकी जो डिटेल्स होती है तो उनको जो है टोकन में बदल दिया जाता है, कुछ रैंडम नंबर दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं टोकनाइजेशन, ताकि इन्फॉर्मेशन यदि कोई लीक भी हो जाए तो उससे जो है जो कस्टमर है उसकी जो भी जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है उस पर कोई असर ना पड़े। तो रैंडम नंबर्स में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे टोकन आप जानते ही हैं, टोकन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है। तो बार बार तो जब भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो एक टोकन रिक्वेस्ट की जाती है, फिर आपको टोकन इशू होता है। तो ये भी आपके लिए, जैसे मैंने आपको बताया, नियो बैंक आपके बैंकिंग इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से टोकनाइजेशन भी आपसे पूछा जा सकता है कि टोकनाइजेशन से आप क्या समझते हैं, जो आजकल काफ़ी चर्चा में है। निम्नलिखित में से किसने विसल ब्लोअर पोर्टल लॉन्च किया? आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई या फिर आईआरईडीए। सही आंसर है ऑप्शन डी। सो आईआरईडीए हैज लॉन्च्ड अ विसल ब्लोअर पोर्टल। तो देखिए आईआरईडीए यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, तो इसने एक विसल ब्लोअर पोर्टल लॉन्च किया है। किस मौके पर? विजिलेंस अवेयरनेस वीक, जो कि 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 2021 तक मनाया गया है। विसल ब्लोअर का मतलब ही होता है कि कोई जासूस टाइप जो आपको इन्फॉर्मेशन दे, कुछ इलीगल काम हो रहा है उसके बारे में आपको छुप कर इन्फॉर्मेशन दे, यानी कि उसके बारे में किसी को ना पता हो लेकिन वो आपको इन्फॉर्मेशन दे अगर कोई भी रॉन्ग डूइंग या फिर इलीगल चीज़ें हो रही हों। आपको जानना चाहिए इस पोर्टल को लॉन्च किया है जो आईआरईडीए के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सीएमडी प्रदीप कुमार दास ने। बाकी आप जानते हैं आईआरईडीए का हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। सशस्त्र बलों के लिए वीर क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने एनपीसीआई के साथ भागीदारी की? कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर कोटक महिंद्रा बैंक। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो कोटक महिंद्रा बैंक हैज पार्टनर्ड विद एनपीसीआई टू लॉन्च वीर क्रेडिट कार्ड फॉर द आर्म्ड फोर्सेस। बाकी आप जानते हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक के जो सीईओ हैं ये उदय कोटक हैं। हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल, अब कोना कोना कोटक। बाकी हाल ही में हमने ये पढ़ा था कि इंडिगो ने कोटक महिंद्रा बैंक के साथ मिलकर काचिंग क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी करंट अफेयर आपके लिए, ये हमने एमसीक्यू फॉर्मेट में भी देखा था। अजनीश कुमार को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में यानी कि एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो अजनीश कुमार हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू एस्टोनिया। बाकी आपको जानना चाहिए एस्टोनिया की कैपिटल तल्लीन है और करेंसी है यूरो। संजय भट्टाचार्य को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है स्पेन, नॉर्वे, फिनलैंड या फिर स्विट्जरलैंड। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो संजय भट्टाचार्य हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू स्विट्जरलैंड। बाकी आपको जानना चाहिए स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न कही जाती है। ये ऑफिशियल कैपिटल नहीं है, डी फैक्टो कैपिटल है, यानी कि इसको माना गया है कि यही कैपिटल है, ऑफिशियल कैपिटल नहीं है, क्योंकि सरकारी कामकाज जो है सभी जो गवर्नमेंट सीट है वो यहीं पर है बर्न में, इसलिए इसको कैपिटल बताया जाता है। बाकी बैंकिंग कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड कहा जाता है ज्यूरिक को। यहाँ की करेंसी है
स्विस फ्रैंक। पार्थ सतपथी को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो पार्थ सतपथी हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू हंगरी। हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट है, करेंसी है हंगेरियन फॉरेंट। ग्लोबल मीथेन प्लेज संयुक्त रूप से किसका एक प्रयास है? चाइना एंड जापान, ये तो हो ही नहीं सकता, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूरोपियन यूनियन, या फिर यूनाइटेड किंगडम एंड द यूरोपियन यूनियन। तो देखिए पहला ऑप्शन तो कट ही जाता है, क्योंकि चाइना एंड जापान का कोई एक इस तरह से कोई प्रयास शुरू हो, ये जो है संभव नहीं है। मतलब संभव हो सकता है पर काफ़ी कम चांसेस होते हैं इस तरह से। तो इस तरह से आप ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का हो सकता है, बाकी 3 का हो सकता है। तो देखिए इसमें जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है। सो द ग्लोबल मीथेन प्लेज is an effort led jointly by United States and the European Union। तो देखिए आप जानते हैं UN COP26 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस अभी ग्लासगो स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम में हुई है। तो यहाँ पर 90 से ज़्यादा कंट्रीज़ ने ये ग्लोबल मीथेन प्लेज इसको जो है साइन किया है। ये जो प्लेज है ये यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन द्वारा जो है एक प्रयास है जिसको शुरू किया गया था। आपको जानना चाहिए मीथेन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के बाद सेकेंड मोस्ट अब्यूंडेंट ग्रीन हाउस गैस है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो सितंबर के महीने में सबसे पहले ये प्लेज अनाउंस की गई थी यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन के द्वारा। तो इसका मकसद वही है कि जो मीथेन एमिशन है इसको काफ़ी कम लेवल पर लाया जाए। तो इसका टारगेट क्या है? 2030 तक हम क्या करने वाले हैं कि 2020 का जो मीथेन का लेवल है उसको 30% और रिड्यूस करेंगे हम 2030 तक। तो ये इसका जो है ग्लोबल मीथेन प्लेज का जो है मकसद है। भारत इसमें शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से किसने वेगा हेलमेट की प्रत्येक ऑनलाइन खरीद पर व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करने के लिए वेगा के साथ भागीदारी की? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस हैज पार्टनर्ड विद वेगा टू ऑफर पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर ऑन एवरी ऑनलाइन परचेस ऑफ वेगा हेलमेट। बाकी आपको जानना चाहिए ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के CEO भार्गव दास गुप्ता हैं। हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। फिक्की के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो मिस्टर अरुण चावला हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ फिक्की। फिक्की का मतलब है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसके नए डायरेक्टर जनरल होंगे अरुण चावला। बाकी आपको जानना चाहिए फिक्की का फाउंडेशन ईयर 1927 है, पूछ लिया जाता है। हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। प्रेसिडेंट है उदय शंकर। सेक्रेटरी जनरल दिलीप चेनॉय हैं। वित्त मंत्रालय ने 2020-21 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPF जमा पर ब्याज दर को कितने प्रतिशत की मंजूरी दी? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज अप्रूव्ड द इंटरेस्ट रेट ऑन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट्स फॉर 2020-21 एट 8.5%। आगे बढ़ेंगे। किस देश ने अपने द्विवार्षिक अभ्यास ब्लू फ्लैग 2021 में 7 वायुसेना की मेजबानी की है? इजराइल, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स या फिर यूनाइटेड किंगडम? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो इजराइल हैज hosted 7 air forces at its biennial exercise Blue Flag 2021। तो देखिए इजराइल डिफेंस फोर्स ने जो है अपनी जो बायनियल है 2 साल में एक बार होने वाली एक्सरसाइज ब्लू फ्लैग जो कि ऑफ द एयर बेस है सदर्न इजराइल में, यहाँ पर इसको होस्ट किया गया है। तो 7 एयर फोर्सेज में शामिल रही। तो इसमें भारत भी शामिल रहा है। भारत की ओर से मिराज 2000 इस जो है लड़ाकू विमान ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। निम्नलिखित में से किसने स्थानीय ब्रॉडबैंड परिचालन शुरू करने के लिए भारत में अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को लॉन्च किया? बोइंग, स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन या फिर सीरा नेवादा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो स्पेसएक्स हैज इनकॉर्पोरेटेड इट्स wholly owned subsidiary in India to start local broadband operations। तो देखिए स्पेसएक्स ने अपनी एक सब्सिडरी 100% ऑन सब्सिडरी यानी कि 100% मालिकाना हक वाली सब्सिडरी भारत में लॉन्च की। इसका नाम है SSCPL यानी स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड। 1 नवंबर 2021 को इसने जो है इनकॉर्पोरेट हो गई भारत में। आपको जानना चाहिए स्टारलिंक के जो कंट्री डायरेक्टर हैं भारत में, इनका नाम है संजय भार्गवा। ये भी नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन November 5।
आपको जानना चाहिए ये जो वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे है ये ब्रेन चाइल्ड है जापान का। ब्रेन चाइल्ड यानी कि जो दिमाग की उपज आप कह सकते हैं। किसने सबसे पहले इसको जो है आइडिया किया था कि हाँ ये मनाना चाहिए, तो ये जापान ने इसकी जो है परिकल्पना की थी। आपको जानना चाहिए कि सुनामी जो है दो शब्द से मिलकर बना है। एक तो है सू जिसका मतलब होता है हार्बर, दूसरा है नामी जिसका मतलब होता है वेव। बाकी आप जानते ही, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। हाँ, आपको जानना चाहिए सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, ये आपको जानना चाहिए। सेंडाई देखिए एक सिटी है जापान में, तो डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर रिडक्शन, इससे संबंधित एक फ्रेमवर्क है जिसका नाम है सेंडाई फ्रेमवर्क। तो कई बार पूछ ले जाते हैं सेंडाई फ्रेमवर्क किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे डिजास्टर से संबंधित। तो जो सेंडाई 7 कैंपेन है, तो इसका एक टारगेट F वो जो है इसी से संबंधित है, और सुनामी और ये जो डिजास्टर इसी से संबंधित है। तो सुनामी अवेयरनेस डे जो है इस बार 2021 में इसी टारगेट को जो है प्रमोट कर रहा है, टारगेट F ऑफ सेंडाई 7 कैंपेन। बाकी थीम सच मेरे पास अभी कुछ इसको मिला नहीं है, अगर ऐसा कुछ थीम होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बधिरों के लिए जम्मू कश्मीर टीम ने किस देश में आयोजित विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप में प्रथम स्थान प्राप्त किया? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जम्मू एंड कश्मीर टीम फॉर डेफ क्लिंच्ड फर्स्ट पोजीशन इन वर्ल्ड डेफ जूडो चैंपियनशिप हेल्ड इन फ्रांस। तो फ्रांस में हुई है ये चैंपियनशिप, और इसमें भारत ने जो है जम्मू एंड कश्मीर की टीम, जो भारत की टीम गई है यहाँ से, इसने फर्स्ट पोजीशन यहाँ पर प्राप्त की है। ये चैंपियनशिप हुई है पेरिस वर्सेल्स फ्रांस में। रक्षांदा महक जो कि इस टीम का हिस्सा रही, इन्होंने यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अहमद शाह अहमदजई का निधन हो गया है? ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर बांग्लादेश? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो अफगानिस्तान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अहमद शाह अहमदजई हैज पास्ड अवे रिसेंटली। 1995 से 1996 तक ये अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और किस बैंक ने अपनी बैंक एश्योरेंस साझेदारी की घोषणा की है? यस बैंक, आरबीएल बैंक, फेडरल बैंक या फिर इंडसइंड बैंक? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड फेडरल बैंक हैव अनाउंस्ड देयर बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप। बैंक एश्योरेंस आप सभी जानते हैं कि जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी होती है उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो पॉलिसीज़ होती हैं, वो बैंक जो है अपने कस्टमर्स को ऑफर करता है। तो इसी तरह की एक साझेदारी होती है। बाकी आपको जानना चाहिए फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर्स एलुआ केरला में है। एमडी एंड सीईओ श्याम श्रीनिवासन है। टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। एडेलगिव हुरुन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2021 में किसने शीर्ष स्थान अपना बरकरार रखा है? शिवनादर, अजीम प्रेमजी, गौतम अडानी या फिर मुकेश अंबानी? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो अजीम प्रेमजी रिटेन्ड द टॉप स्पॉट इन एडेलगिव हुरुन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2021। तो देखिए, आपको जानना चाहिए हुरुन इंडिया एंड एडेलगिव ने अपनी 8th एडिशन लॉन्च किया है, जिसमें बताते हैं कि भारत में मोस्ट जनरस पीपल कौन है, सबसे ज़्यादा जो डोनेशन देते हैं ये कौन है। तो इस लिस्ट में जो है अजीम प्रेम जी ने फिर से अपना स्थान यहाँ पर बरकरार रखा है। तो ये जो लिस्ट है ये कब से कब तक की टाइम फ्रेम इसमें लिया गया है? 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक के बीच की यहाँ पर बात की गई है। तो देखिए, अजीम प्रेम जी ने इस दौरान, 1 साल के दौरान 2125 करोड़ रुपए की डोनेशन दी है। दूसरे नंबर पर हैं शिवनादर रेफरेंस, ये शिव अडानी नहीं है, शिवनादर हैं 1263 करोड़। तीसरे नंबर पर हैं मुकेश अंबानी 577 करोड़ रुपए। साथ ही आपको जानना चाहिए इस लिस्ट में सबसे यंगेस्ट कौन है? तो यह है निखिल कामत, जो कि वन ऑफ द फाउंडर्स हैं जीरोधा के। जीरोधा की ऑनलाइन स्टॉक प्रोजेक्ट ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म है, तो इसके फाउंडर हैं निखिल कामत, ये यंगेस्ट हैं इस लिस्ट में। ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग के लिए साइन करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, युवराज सिंह, उन्मुक्त चंद, प्रवीण कुमार या फिर हरभजन सिंह। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो उन्मुक्त चंद हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन मेल क्रिकेटर टू साइन फॉर द बिग बैश लीग इन ऑस्ट्रेलिया। तो उन्मुक्त चंद जो है ये फर्स्ट इंडियन मेल क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने बिग बैश लीग जो ऑस्ट्रेलिया में होती है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और ये खेलेंगे मेलबर्न रेनेगेट्स के लिए। रेनेगेट्स का मतलब होता है कोई ऐसा पर्सन जो कि अपने दल को छोड़कर दूसरे दल में चले जाए। मैं इसका जनरल मीनिंग बता रहा हूँ, ये तो टीम का नाम है, आपको जानना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए वर्ड है रेनेगेट्स।
तो जनरली मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ इसका मतलब क्या होता है, जो अपना दल छोड़कर दूसरे दल में चले जाए, डिसलॉयल आप कह सकते हैं, ऐसे पर्सन को बोलते हैं रेनेगेट्स। साथ ही आपको बता दें उन्मुक्त चंद, ये जो 2012 में अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था भारत, उसके कैप्टन थे, भारतीय टीम के कैप्टन थे। और साथ ही आपको जानना चाहिए कोई भी यदि कोई क्रिकेटर जो भारतीय टीम को रिप्रेजेंट करता है वो किसी और लीग में नहीं खेल सकता, तो उसको पहले रिटायर होना पड़ता है, उसके बाद वो किसी भी बाहर के देश की लीग में खेल सकता है। तो उन्मुक्त चंद रिटायर हो चुके हैं भारतीय क्रिकेट से, और इसलिए अब ये बाहर की किसी भी लीग में खेलने के लिए एलिजिबल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उन स्थानों में से नहीं है जहां खेल मंत्रालय ने 3 नई मौजूदा खेल सुविधाओं को खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में अपग्रेड किया? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या फिर लखनऊ? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो कोलकाता इज नॉट अमंग द प्लेसेस वेयर द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हैज अपग्रेडेड 3 न्यू एग्जिस्टिंग स्पोर्ट्स फैसिलिटीज एज खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस। तो देखिए खेल मंत्रालय ने क्या किया है कि 3 स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ जो कि फ़िलहाल मौजूद हैं, उन्हें खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के रूप में स्वीकृत किया है। कौन कौन सी हैं? गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ, छत्रसाल स्टेडियम दिल्ली और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चेन्नई। इसी के साथ भारत में अब जो टोटल खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हो गए हैं, ये टोटल 27 हो गए हैं, जो कि 26 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में मौजूद हैं। क्रिकेटर एलन डेविडसन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश से थे? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या फिर न्यूजीलैंड? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्रिकेटर एलन डेविडसन हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली वॉज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए पहले तो ये जान लीजिए 1953 ऐसे सीरीज़ के दौरान इन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू किया था, और ये फर्स्ट प्लेयर हैं जिन्होंने एक ही सिंगल टेस्ट में 100 रन्स भी बनाए और 10 विकेट्स भी लिए। तो ये वाला रिकॉर्ड इनका काफ़ी फेमस है, ये आप याद रखिएगा। फर्स्ट प्लेयर हैं ये इस तरह का कारनामा करने वाले। आरबीआई द्वारा जम्मू कश्मीर बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आदित्यपुरी, शांतिलाल जैन, बलदेव प्रकाश या फिर पद्मजा चुंदरू? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो बलदेव प्रकाश हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ J&K बैंक बाय आरबीआई। तो देखिए इनकी जो नियुक्ति की गई है J&K बैंक के MD एंड CEO के लिए, वो 3 साल के लिए की गई है, और ये 2022 में अपना कार्यभार संभालेंगे, 10 अप्रैल 2022 से। फिलहाल जो J&K बैंक है इसके CMD हैं RK छिब्बर। बाकी आपको जानना चाहिए J&K बैंक का हेडक्वार्टर श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में है। टैगलाइन है सर्विंग टू एम्पावर। CII एशिया हेल्थ 2021 समिट का विषय क्या रहा? 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, और सीधे सही ऑप्शन पर लिए चलते हैं। आंसर है सी। सो ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर फॉर अ बेटर टुमारो इज द थीम फॉर CII एशिया हेल्थ 2021 समिट। देखिए यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर मानसुख मांडविया, इन्होंने कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CII की एशिया हेल्थ 2021 समिट में जो है पार्टिसिपेट किया है। 2 दिन की ये समिट रही, इसका थीम रहा ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर फॉर अ बेटर टुमारो। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? 3 नवंबर, 4 नवंबर, 5 नवंबर या फिर 6 नवंबर? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इन्वायरमेंट इन वार एंड आर्म फोर्सेज एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट इज सेलिब्रेटेड ऑन 6 नवंबर। तो 5 नवंबर 2001 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 6 नवंबर को ये डे जो है डिक्लेयर किया था। श्रमिकों को सब्सिडी वाले ई वाहन प्रदान करने के लिए किस राज्य ने गो ग्रीन योजना की शुरुआत की? केरल, गुजरात, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो गुजरात लॉन्च्ड द गो ग्रीन स्कीम टू प्रोवाइड सब्सिडाइज्ड ई व्हीकल्स टू वर्कर्स। तो देखिए जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल, इन्होंने गो ग्रीन स्कीम को लॉन्च किया है। इस स्कीम में क्या है, जो भी इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं राज्य के, इनको जो है सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाएगी ताकि ये जो 2 व्हीलर्स हैं, जो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स हैं, इनको जो है खरीद सकें। किस मंत्रालय ने नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया का 6वां संस्करण लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स? सही आंसर होगा
ऑप्शन सी। सो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लॉन्च्ड द 6th एडिशन ऑफ नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया। तो देखिए फिर से, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर मानसुख मांडविया, इन्होंने 6th एडिशन लॉन्च किया है नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया का। ये जो NFI है इसको पब्लिश किया गया है भारतीय फार्माकोपिया आयोग, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के द्वारा, टू प्रमोट रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन इन द कंट्री। किस लिए? जो तर्क संगत उपयोग है दवाइयों का उसको प्रमोट करने के लिए। ऐसा नहीं कि कोई भी दवाई आपने बिना पूछे बिना जांचे उसको खा लिया। तो सही दवाई आप उसको सही ट्रीटमेंट के लिए खाएं, सही रोग के लिए खाएं, उसको प्रमोट करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी शताब्दी एक्सप्रेस पहली एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणित ट्रेन बन गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस हैज़ बिकम द फर्स्ट इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफाइड ट्रेन। तो देखिए फ्रेंड्स, जो चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस है ये फर्स्ट इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम यानी IMS सर्टिफाइड ट्रेन बन गई है सदर्न रेलवे की। इसी के साथ ये फर्स्ट IMS सर्टिफाइड शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन बन गई है इंडियन रेलवे की। तो देखिए दोनों एक जैसा ही है, ये सदर्न रेलवे की बन गई है, उसी के साथ साथ इंडियन रेलवे की भी फर्स्ट IMS सर्टिफाइड शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन बन गई है। और सेकंड मेल या एक्सप्रेस ट्रेन बन गई है इंडियन रेलवे की, जिसको IMS सर्टिफाई किया गया है। IMS सर्टिफाई का मतलब वही है कि सही हाइजीन जो है मेंटेन किया हुआ है और इन्वायरमेंट को कंसिडर किया गया है अपने ऑपरेशंस में, और सिक्योरिटी सेफ्टी ये सभी पैरामीटर्स जो अच्छे से फॉलो करता है तो उसी को ये सर्टिफाई किया जाता है। याद रखिएगा, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम्स। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में किस स्थान पर सरदार पटेल नेतृत्व केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह रिसेंटली डेडिकेटेड सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर टू द नेशन एट मसूरी उत्तराखंड। पहले तो आप ये जान लीजिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनके पास कौन कौन से चार्जेस हैं। तो ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज अर्थ साइंसेज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट PMO पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज पेंशंस एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस, ये सभी चार्जेस इनके पास है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास। तो इन्होंने सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर इसको इनोग्रेट किया है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी लप्स नाम मसूरी में। जो ये है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो IAS जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद जो आपकी ट्रेनिंग है वो यहीं मसूरी में ही होती है, इस इंस्टीट्यूट में, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। किस कंपनी ने लूप ऐप लॉन्च किया? एप्पल, गूगल, अमेजोन या फिर माइक्रोसॉफ्ट? सही आंसर है ऑप्शन डी। सो माइक्रोसॉफ्ट हैज़ लॉन्च्ड लूप ऐप। तो देखिए यहाँ पर इग्नाइट 2021 कॉन्फ्रेंस हुई है माइक्रोसॉफ्ट की, यहाँ पर इन्होंने लूप ऐप को अपनी जो है लॉन्च किया है। माइक्रोसॉफ्ट 365 जो प्रोडक्ट है तो इस सर्विसेज के साथ इसको इंटीग्रेट किया जाएगा। बाकी आपको जानना चाहिए हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो मार्केट वैल्यूएशन है, ये एप्पल को क्रॉस कर गई है। अब तक जो है सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन एप्पल की थी, अब उसके बाद जो है इसको एप्पल को क्रॉस करके माइक्रोसॉफ्ट जो है हाल ही में सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी बन गई थी, जब इसने 2.49 ट्रिलियन US डॉलर की मार्केट कैपिटलाइजेशन हासिल की थी। केंद्रीय गृह मामलों और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर डेयरी सहकार योजना शुरू की? सही आंसर है ऑप्शन ए। अमित शाह यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड कोऑपरेशन लॉन्च द डेयरी सहकार स्कीम एट आनंद। तो देखिए अमित शाह जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड कोऑपरेशन हैं, इन्होंने डेयरी सहकार स्कीम इसको आनंद गुजरात में लॉन्च किया है। किस अवसर पर? जो अमूल है इसके 75th फाउंडेशन ईयर के उपलक्ष्य में। आपको जानना चाहिए जो ये डेयरी सहकार है इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट है 5000 करोड़ रुपए की, और इसको NCDC जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के अंतर्गत आता है, ये इसको जो है लागू करेगी। याद रखिएगा NCDC अब मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के अंतर्गत आती है। किस देश ने अपने देसी लंबे पूंछ वाले बैट यानी चमगादड़ों को बर्ड ऑफ द ईयर 2021 का नाम दिया है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड या फिर न्यूजीलैंड? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो न्यूजीलैंड हैज़ नेम्ड इट्स नेटिव लॉन्ग टेल्ड बैट एज द बर्ड ऑफ द ईयर 2021। तो देखिए बर्ड ऑफ द ईयर कंपटीशन यहाँ पर हुआ है, एनुअल कंपटीशन होता है न्यूजीलैंड का,
तो इनका जो ओनली नेटिव लैंड मैमल है लॉन्ग टेल्ड बैट, इसको इन्होंने बर्ड ऑफ द ईयर जो है चुना है। बाकी आपको जानना चाहिए न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन है, प्राइम मिनिस्टर हैं जैसिंडा आर्डर्न, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। केंद्र सरकार ने पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कितने सदस्यीय सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह का गठन किया है? 10, 13, 15 या फिर 20? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड a 20-member empowered group of secretaries to monitor implementation of PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। आप सभी जानते हैं 100 करोड़ की जो है इसमें खर्चा होने वाला है PM गति शक्ति जो स्कीम लॉन्च की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो इसमें क्या है, फोकस रहेगा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ये पूरी योजना है PM गति शक्ति। तो इसी के कार्यान्वयन के लिए सही से इम्प्लीमेंट की जाए, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 20 सदस्यों का एक ग्रुप बनाया जिसमें कि सेक्रेटरीज हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में सेक्रेटरीज हैं सभी इसमें शामिल हैं। और आपको बता दें इसको जो हेड करेंगे, जो इसके अध्यक्ष रहेंगे इस पूरे ग्रुप के, ये रहेंगे कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा। CCI ने एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में किस जीवन बीमा कंपनी द्वारा 100% शेयरधारिता के अधिग्रहण को मंजूरी दी है? ऑप्शन है एविवा लाइफ इंश्योरेंस, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस या फिर बजाज एलियांस लाइफ इंश्योरेंस। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। द CCI अप्रूव द एक्विजिशन बाय HDFC लाइफ इंश्योरेंस ऑफ 100% शेयर होल्डिंग इन एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो CCI का मतलब है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसने जो है HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा जो 100% की हिस्सेदारी इसमें ली जा रही है एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में, इसको मंजूरी दे दी है। ट्रू कॉलर ने भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम यानी IRCTC के साथ हाथ मिलाया है और किस एकीकृत राष्ट्रीय रेलवे हेल्पलाइन नंबर की पहचान को सत्यापित किया है, यानी कि इसको जो है वेरीफाई किया है। तो आपको जानते होंगे रेलवे हेल्पलाइन नंबर क्या है, 111, 121, 139 या फिर 199। सही आंसर होगा ऑप्शन सी 139। So Truecaller has joined hands with the Indian Railway Catering and Tourism Corporation and verified 139 इंटीग्रेटेड नेशनल रेलवेज हेल्पलाइन नंबर। तो देखिए ट्रूकॉलर ने यहाँ पर IRCTC के साथ हाथ मिलाकर जो रेलवे का हेल्पलाइन नंबर है 139 को जो है वेरीफाई किया है। वेरीफाई का मतलब क्या हुआ है, अब यदि आप कोई कस्टमर जो है 139 हेल्पलाइन को डायल करता है तो एक ग्रीन वेरीफाइड बिजनेस बैच लोगो उसको देखने के लिए मिलेगा। और जिस भी रेलवे जोन में जो है वो नंबर आपको भेजना है वहीं पर वो जाएगा और उसके साथ आपको ग्रीन वेरीफाइड लोगो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। इससे क्या होगा कि जो फ्रॉड के चांसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे। आपको जानना चाहिए जो IRCTC के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रजनी हासिजा। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोवैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन का निर्माण किस कंपनी ने किया है? ऑप्शन से आपके सामने भारत बायोटेक, जॉनसन एंड जॉनसन, रेड्डीज लैबोरेटरीज या फिर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सही आंसर आप सभी जानते हैं ऑप्शन ए। So Covaxin was granted approval for emergency use by the World Health Organization. Bharat Biotech has manufactured the vaccine. तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर इमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग का स्टेटस कोवैक्सीन को दे दिया है। साथ ही आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट ये जानना चाहिए कि WHO ने कंफर्म किया है कि कोवैक्सीन 78% इफेक्टिव है अगेंस्ट कोविड-19। तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि इसका जो एफिकेसी रेट है वो कितना है, तो आंसर होगा 78%। कोवैक्सीन जो है भारत बायोटेक द्वारा मैन्युफैक्चर्ड की गई है। जो कोवैक्सीन है इसका हेडक्वार्टर्स हैदराबाद में है और इसके चेयरमैन एंड MD हैं कृष्णा इला। साथ ही फ्रेंड्स इससे पहले आगे बढ़े मैं आपको बता दूं कि ये वाली वीडियो में हमने आपको के लिए प्रोवाइड करा दी है नोबेल प्राइज़ 2021 की कंप्लीट लिस्ट, और ये ट्रिक्स के साथ प्रोवाइड की गई है। इसमें ट्रिक्स आपको बताई गई हैं, काफ़ी इजीली आपको याद हो जाएगा। तो जिन भी एस्पिरेंट्स ने नहीं देखा है वो तुरंत देख लीजिए, हमारी प्लेलिस्ट में चली जाइए या फिर वीडियोस का जो सेक्शन आता है उसमें आपको मिल जाएगी। जैसे मैं आपको एक दिखा देता हूँ, जैसे फिजिक्स में इन तीनों लोगों को मिला है शुकोरो मनाबे, क्लाउस हेजलमैन और जॉर्जियो पारिसी। तो इसके लिए हमने ट्रिक आपको प्रोवाइड कराई है। फिजिक्स पढ़ने के लिए पारसी मैन मना नहीं करते, तो पारसी कहाँ से आ गया? पारिसी से। मैन कहाँ से आ गया? हैसल मैन से। और मना यानी कि ये मना, मनाबे से मना।
फिजिक्स पढ़ने के लिए पारसी मैन मना नहीं करते। तो इसी तरह की ट्रिक्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगी जो नोबेल प्राइज़ 2021 की बनाई है, आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। आकाश कुमार किस खेल से संबंधित है? गोल्फ, बॉक्सिंग, आर्चरी या फिर रेसलिंग? सही आंसर है ऑप्शन बी। सो आकाश कुमार इज एसोसिएटेड विद बॉक्सिंग। देखिए किस लिए चर्चा में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये स्पोर्ट्स सेक्शन में। तो देखिए AIB मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप ये बेलग्रेड सर्बिया में हुई है और यहाँ पर 54 kg कैटेगरी में भारत के आकाश कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। साथ ही आपको जानना चाहिए कि ये 7th इंडियन मेल बॉक्सर बन गए हैं जिन्होंने इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में कोई मेडल जीता है। जो ये मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप होती है इसमें मेडल जीतने वाले 7th इंडियन बॉक्सर बन गए हैं। देखिए इनसे पहले विजेंद्र सिंह ने जीता है, विकास कृष्णन ने जीता है, शिव थापा, गौरव बिधूरी, अमित पंगल, मनीष कौशिक और अब आकाश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इनमें से किस स्थान पर श्री आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का उद्घाटन किया है? गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ या फिर यमुनोत्री? सही आंसर है ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड द स्टैचू ऑफ श्री आदि शंकराचार्य एट केदारनाथ। बाकी के सभी जो धाम हैं ये भी उत्तराखंड में स्थित हैं, जानेंगे इस न्यूज़ के बारे में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 फुट टॉल जो है आदि शंकराचार्य का स्टैचू यहाँ पर अनवील किया है। कहाँ पर? केदारनाथ टेम्पल में। केदारनाथ टेम्पल उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है। तो जो आपदा आई थी केदारनाथ में साल 2013 में, तो उसमें ये स्टैचू जो है बिल्कुल पूरी तरह से डिमोलिश हो गया था। तो उसके बाद दोबारा इसके रिकंस्ट्रक्शन का काम किया गया और अब इसको फिर से अनवील किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। बार्कलेस के नए CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अंशु जैन, इंदिरा नूई, शांतनु नारायण या फिर CS वेंकटा कृष्णन? सही आंसर है ऑप्शन डी। सो CS वेंकटा कृष्णन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ बार्कलेस। तो देखिए जो बार्कलेस के ग्लोबल मार्केट्स हेड हैं CS वेंकट कृष्णन, इन्हीं को अब इस बैंक का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना दिया गया है। आपको बता दें इससे पहले जो जेस स्टेले इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था इस पोस्ट से, उन्हीं के बाद अब CS वेंकट कृष्णन को CEO बनाया गया है। इस बैंक का हेडक्वार्टर्स लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। निम्नलिखित में से किसने आधिकारिक तौर पर चीन में परिचालन बंद कर दिया है तथा लिंक्डइन के बाद देश छोड़ने वाली दूसरी US आधारित तकनीकी कंपनी बन गई है? याहू, एप्पल, अल्फाबेट या फिर माइक्रोसॉफ्ट? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो याहू हैज़ ऑफिशियली स्टॉप्ड ऑपरेशंस इन मेनलैंड चाइना, बिकमिंग द सेकंड US बेस्ड टेक कंपनी टू लीव द कंट्री आफ्टर माइक्रोसॉफ्ट्स लिंक्डइन। तो देखिए लीगल इन्वायरमेंट और चैलेंजिंग बिजनेस इस तरह का कारण देते हुए याहू ने जो है चाइना से अपना बिजनेस जो है समेट लिया है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि कई तरह के कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ रहे हैं और कई तरह के डेटा जो है चाइना का जो गवर्नमेंट है वो हमसे मांगते हैं, इसलिए हम यहाँ से अपने आप को बाहर कर रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में जो है US बेस्ड जो टेक कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट की लिंक्डइन, इसने भी चाइना से पुल आउट कर लिया था। तो इस तरह से ये दूसरी कंपनी बन गई है US टेक कंपनी जिसने कि चाइना से पुल आउट किया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हवाई अड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण अधिनियम 2008 के तहत किस हवाई अड्डे को एक प्रमुख हवाई अड्डा घोषित किया? पटना, लद्दाख, श्रीनगर या फिर गुवाहाटी? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन डिक्लेयर्ड श्रीनगर एयरपोर्ट एज अ मेजर एयरपोर्ट अंडर द एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट 2008। ये भी आप याद रखेंगे कि इस एक्ट के तहत एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट 2008। कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन डिक्लेयर द श्रीनगर एयरपोर्ट अ मेजर एयरपोर्ट अंडर विच एक्ट? इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो हर तरह से आप क्वेश्चन को जो है अपने हिसाब से समझा करें। वर्ल्ड नंबर 1 नोवाक जोकोविच ने पेरिस खिताब जीता। फाइनल में उनके द्वारा किसे हराया गया? राफेल नडाल, एंडी मोरे, रोजर फेडरर या फिर डेनियल मेदवेदेव? सही आंसर है ऑप्शन डी। सो वर्ल्ड नंबर 1 नोवाक जोकोविच वॉन द पेरिस टाइटल। ही डिफीटेड डेनियल मेदवेदेव इन द फाइनल। तो देखिए इन्होंने अपना 6th पेरिस टाइटल जीता है। नोवाक जोकोविच वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर हैं और साथ ही ये टाइटल जीतने के बाद इनका ये 37th मास्टर्स टाइटल हो गया है। इन्होंने रशिया के डेनियल मेदवेदेव को फाइनल में हराया है। इसी के साथ इन्होंने एक रिकॉर्ड और बनाया। इन्होंने राफेल नडाल
जिनके पास 36 मास्टर्स टाइटल हैं, इनको भी पछाड़ते हुए जो है इन्होंने अब इनके 37 मास्टर्स टाइटल हो गए हैं। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2021 किस दिन मनाया जाता है? नवंबर 5, नवंबर 6, नवंबर 7 या फिर नवंबर 8? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 2021 इज ऑब्जर्व्ड ऑन नवंबर 7। तो देखिए नवंबर 7 को मनाया जाता है। और आपको बता दें जो कैंसर है ये वर्ल्ड में सेकंड लीडिंग कॉज है डेथ की, यानी कि डेथ का जो सबसे बड़ा कारण है दूसरा वो कैंसर है। पहला कारण कौन सा है, क्या आप बता सकते हैं? यह है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, जो हार्ट संबंधी डिजीज़ होती है, हार्ट संबंधी डिजीज़ जो होती हैं, ये है पहला कारण। दूसरे नंबर पर है कैंसर। आपको बता दें जो ये डेट है नवंबर 7, ये नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जाएगा। ये डिसाइड किया गया था सितंबर 2014 में। तब के जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे डॉक्टर हर्षवर्धन जो है इन्होंने ये डेट इसलिए तय की गई थी क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है मैडम क्यूरी की। साथ ही आपको जानना चाहिए इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा, भारत ने नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम 1975 में स्टार्ट किया था, 1975 में। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 कितने खिलाड़ियों को दिया जाएगा? 10, 12, 14 या फिर 16? सही आंसर है ऑप्शन बी। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 विल बी गिवन टू 12 स्पोर्ट्स पर्सन्स। तो देखिए मेजर नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2021 अनाउंस्ड हो गए हैं। आपको बता दें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है 12 स्पोर्ट्स पर्सन्स को दिया जाएगा, जिनमें कि टोक्यो ओलंपिक के जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा भी शामिल हैं। इनके अलावा रेसलर रवि कुमार भी शामिल हैं, बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन भी हैं और हॉकी प्लेयर श्रीजेश पीआर भी इसमें हैं। आप जानते हैं बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इनके अलावा पैरालंपियंस अवनी लेखारा है, सुमित अंटिल हैं, प्रमोद भगत हैं, कृष्ण नागर हैं, मनीष नरवाल हैं, क्रिकेटर मिथाली राज हैं, हॉकी प्लेयर मनप्रीत सिंह भी हैं। साथ ही आपको बता दें सुनील छेत्री भी पहले फुटबॉलर बन गए हैं जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ आपको जानना चाहिए अर्जुना अवार्ड्स कितने लोगों को मिला है, तो ये 35 स्पोर्ट्स पर्सन्स को अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साथ ही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2021 ये दी गई है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को। इसकी भी एक सेपरेट वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करा देंगे। तारक सिन्हा जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल के कोच थे? गोल्फ, हॉकी, क्रिकेट या फिर फुटबॉल? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तारक सिन्हा हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द कोच फॉर क्रिकेट। देखिए काफ़ी जानी मानी हस्ती रहे हैं तारक सिन्हा, ठीक है। आप में से कईयों ने भले ही ना सुना हो, लेकिन क्रिकेट जगत में काफ़ी नाम रहा इनका। भारत के जो है काफ़ी अच्छे कोच रहे। कई क्रिकेटर्स जो दिल्ली बेस्ड क्रिकेटर्स हैं जो भारत के लिए खेलते हैं उनको इन्होंने कोच किया है। तो काफ़ी रेस्पेक्टेड पर्सनैलिटी रही है। द्रोणाचार्य अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। सोनेट क्लब इन दिल्ली इनको इन्होंने जो है फाउंडेट किया था, इसकी स्थापना की थी सोनेट क्लब की। तो इनका हाल ही में जो है निधन हो गया है। उन 2 पूर्व भारतीय क्रिकेटरों का नाम बताइए जिन्हें एमसीसी पुरस्कारों के लिए क्लब की मानद आजीवन सदस्यता के लिए चुना गया है। कपिल देव एंड सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग एंड सुनील गावस्कर, हरभजन सिंह एंड जवागल श्रीनाथ या फिर सौरव गांगुली एंड महेंद्र सिंह धोनी? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो 2 फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर्स नेम्ड हरभजन सिंह एंड जवागल श्रीनाथ हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द एमसीसी अवार्ड्स ऑनररी लाइफ मेंबरशिप ऑफ द क्लब। तो देखिए ये मेलबर्न क्रिकेट क्लब की ओर से यहाँ पर 18 नए मेंबर्स को जोड़ा गया है, जिनमें है हरभजन सिंह और जवागल श्रीनाथ जो हैं भारत से शामिल हैं। बाकी आप पूरी लिस्ट दे सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, केवल आपको जानना है कितने लोग हैं। 18 और इनमें भारत के हरभजन सिंह और जवागल श्रीनाथ भी शामिल हैं। आरबीआई ने वाणिज्यिक बैंकों के लिए नियामक के त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही ढांचे के तहत रखे जाने के लिए मानदंडों को संशोधित करने वाली एक अधिसूचना जारी की है। आपको बताना है जो ये त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई है यानी कि पीसीए फ्रेमवर्क है, इसके तहत अब कौन सा एकमात्र बैंक बचा हुआ है? ऑप्शंस हैं यूको बैंक, आईडीबीआई बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फिर इंडियन ओवरसीज बैंक। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट बैंक है, मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। पहले आप ये जान लीजिए, द आरबीआई इशूड अ नोटिफिकेशन रिवाइजिंग नॉर्म्स फॉर कमर्शियल बैंक्स टू बी प्लेस्ड अंडर द रेगुलेटर्स प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क।
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज द ओनली बैंक अंडर द पीसीए फ्रेमवर्क एज ऑफ नाउ। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क, पीसीए फ्रेमवर्क के बारे में आपने जानते हैं कमर्शियल बैंक्स के लिए। तो इसमें जो भी इसके जो पॉइंट्स होते हैं, जो फ्रेमवर्क होता है, तो उसको फिर से आरबीआई ने रिवाइज किया है, यानी कि कुछ पॉइंट्स उसमें ऐड किए हैं या फिर कुछ हटाए हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि अभी फिलहाल कौन सा बैंक जो है पीसीए फ्रेमवर्क के तहत है। आंसर होगा ऑप्शन सी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। पीसीए फ्रेमवर्क के बारे में आप सभी जानते हैं। देखिए बैंक की कंडीशन कैसी है, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, ठीक है, किस तरह से उसका कार्य चल रहा है, तो इसके कई सारे पैरामीटर्स को देखते हुए आरबीआई जो है इन पर नज़र रखता है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। जिसको लगता है कि जहाँ पर बैंक में गड़बड़ी हो रही है उसको पीसीए फ्रेमवर्क के अंतर्गत ले आता है और उसमें निगरानी रखता है, कई तरह के उस पर रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं जब तक कि वो अपने में सुधार ना ला दे। तो देखिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो पीसीए फ्रेमवर्क फॉर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, इसमें जो रिवाइज किया है इसको, ये सभी जो रिवाइज करके जो अब नया इन्होंने जो पॉइंट्स बनाए हैं ये 1 जनवरी 2022 से लागू होंगे। आपको बता दें 2017 में जब पीसीए फ्रेमवर्क को रिवाइज किया गया था तब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है ये पॉइंट्स ऐड किए थे, कैपिटल, एसेट क्वालिटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड लेवरेजेस। तो इनके आधार पर किसी बैंक की जो है फाइनेंशियल कंडीशन है या फिर उसको पीसीए फ्रेमवर्क के तहत रखा जाए या ना रखा जाए, इसको तय किया जाता है। अब आप जान लें कि जो अब 2021 में जो इन्होंने नोटिफिकेशन को रिवाइज किया है, इन्होंने रिटर्न ऑन एसेट इसको जो है हटा दिया है। एक ये भी इंडिकेटर होता है ना एसेट वाला, रिटर्न ऑन एसेट, अगर इस इंडिकेटर के हिसाब से ही बैंक को पीसीए फ्रेमवर्क के तहत लाया जाता है, तो इसको रिमूव कर दिया है, रिटर्न ऑन एसेट को रिमूव कर दिया है। आपको बता दें 2017 नोटिफिकेशन जो है, जो 2017 में नोटिफिकेशन आया था पीसीए फ्रेमवर्क का, वो केवल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के लिए लागू होता था, ना कि रीजनल रूरल बैंक्स के लिए। इसी के साथ अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसी को और एक्सटेंड करते हुए यहाँ से स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट्स बैंक को भी इससे अलग रखा है, पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर रखा है। साथ ही इन्होंने ये भी कहा है यदि कोई बैंक जो है पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर आना चाहता है तो उसकी जो 4 कॉन्टिन्यूस क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं उनको जो है देखा जाएगा, उसी हिसाब से पीसीए फ्रेमवर्क से उसको बाहर किया जाएगा। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। आपको बता दें जो पीसीए फ्रेमवर्क है सबसे पहले दिसंबर 2002 में नोटिफाई किया गया था और अब तक कई सारे बैंक इसमें जो है प्लेस कर दिए गए हैं। यानी पीसीए फ्रेमवर्क में अगर किसी बैंक को रखा जाता है तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है, ये आपको जानना चाहिए। दूसरी बात यह है कि 2021 में यूको बैंक, आईडीबीआई बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक ने जो है पीसीए फ्रेमवर्क से एग्जिट किया है। केवल अब जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इसके तहत है। ग्लोबल फूड हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म अचीवमेंट अवार्ड 2021 में द क्यूलिनरी लीजेंड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता है? विकास खन्ना, के दामोदरन, विक्की रत्नानी या फिर हरपाल सिंह सोगी। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो शेफ के दामोदरन won the Culinary Legend Lifetime Achievement Award at the Global Food Hospitality and Tourism Achievements Award 2021। तो शेफ हैं के दामोदरन, इनको जो है शेफ दामू के नाम से भी जाना जाता है। स्टेटमेंट ऑफ कमिटमेंट टू सपोर्ट ग्रीनिंग इंडियाज फाइनेंशियल सिस्टम NGFS किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। स्टेटमेंट ऑफ कमिटमेंट टू सपोर्ट ग्रीनिंग इंडियाज फाइनेंशियल सिस्टम NGFS हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको जो है जारी किया गया है। आपको बता दें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो ये सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम यानी NGFS नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम, इसको 23 अप्रैल 2021 को एज अ मेंबर ज्वाइन किया था। और इसका जो हेडक्वार्टर्स है जहाँ पर ये लोकेटेड है ये पेरिस फ्रांस में है और 83 सेंट्रल बैंक्स एंड फाइनेंशियल सुपरवाइजर्स इसके मेंबर हैं। तो नाम याद रखिएगा NGFS नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग दी फाइनेंशियल सिस्टम। भारत का पहला रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर किस शहर में खोला गया है? मुंबई, चेन्नई, न्यू दिल्ली या फिर बेंगलुरु। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इंडियाज फर्स्ट रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर ओपन्ड इन मुंबई और ये 290 व्हीकल्स को एक साथ एकोमोडेट कर सकता है। रिलायंस रिटेल के साथ पार्टनरशिप में इसको खोला गया है और ये मैनेज एंड ऑपरेट किया जाएगा PVR लिमिटेड के द्वारा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अपने कुशल कारीगरों को उत्पाद ऑनलाइन बेचने में मदद करने के लिए किस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ भागीदारी की? पेटीएम, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या फिर स्नैपडील। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैज़ पार्टनर्ड विद ई-कॉमर्स विद फ्लिपकार्ट टू हेल्प इट्स स्किल्ड आर्टिशन सेल प्रोडक्ट ऑनलाइन।
तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने यहाँ पर फ्लिपकार्ट के साथ एक MOU साइन किया है, जिसके तहत जो लोकल बिजनेसमैन हैं, जो आर्टिसंस हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स को जो है ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, खास करके महिलाएं। अ फॉरगॉटन एम्बेसडर इन कायरो द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ सैयद हुसैन, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो द बुक टाइटल्ड अ फॉरगॉटन एम्बेसडर इन कायरो द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ सैयद हुसैन इज ऑथर्ड बाय NS विनोद। किस देश के डैमन गलगुट को फिक्शन के लिए प्रतिष्ठित 2021 बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इंग्लैंड, नीदरलैंड्स, साउथ अफ्रीका या फिर यूनाइटेड स्टेट्स? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो साउथ अफ्रीकाज डेमन गलगुट हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द प्रेस्टिजियस 2021 बुकर प्राइज फॉर फिक्शन। तो साउथ अफ्रीका के हैं और इनकी बुक द प्रॉमिस के लिए इनको जो है बुकर प्राइज दिया गया है। तो 50,000 पाउंड या फिर आप कह सकते हैं 58,750 यूरो की इसमें प्राइज मनी इनको मिलेगी। साथ ही फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ कोसोवो? व्हाट वाज द थीम फॉर नेशनल आयुर्वेदा डे 2021 November 2? Who has been appointed as the head coach of the Indian men's cricket team? Which country's cricketer Mohammad Ashkar Afghan announced retirement? Name the second largest freshwater lake of Asia situated on the foothills of Haramukh Mountain. तो भारत की ये लेक आपको बताना है, एशिया की सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है और हरामुख माउंटेन की फुटहिल्स में ये जो है बहती है। तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताया करें। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज जैसा हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें अपने दोस्तों के साथ और जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।